Hello, friends. I hope you are understanding and also preparing key and smart notes from our previous series of the same lecture. Newspaper is not just a medium, it is a core and raw material through which anything can be created. Our goal is not to give you information. दुनिया भर की वेबसाइट हैं, दुनिया भर के करंट अफेयर्स हैं, दुनिया भर के मंथली मैगजीन हैं, दुनिया भर के क्लासेस भी हैं, कहीं से भी ले लीजिए, कोई कष्ट नहीं है. The goal is to help you think and to develop your challenging skills in a critical manner, which I believe is a very, very difficult task. So, welcome to Ansarkari. Do like, share, and subscribe our channel and spread it to the right people also so that they can also learn on their own. Learning spreads, knowledge comes. So, try to connect different videos which you have seen in the past and try to see them again so that your concept clarity emerges. आज भी हम तकरीबन 5 से 6 न्यूज़पेपर कवर करेंगे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे बिजनेस स्टैंडर्ड हो, चाहे बिजनेस लाइन हो, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स हो और चाहे मिंट हो. The goal is to make you understand and to bring a bouquet of ideas and thoughts with you. So nothing is made easy without hard work, and I always believe that you have to create your own destiny by your own understanding. Hand holding is required, but that is also in a different way for different circumstances. Please do join us for different courses and programs, for whether it is for economy, whether it is for geography, whether it is for history, whether it is for IR or any other option, and also for test series or anything, so that you can be helped to learn to get the best. So let's start and understand what is there and how to pick up important areas. So we have LCH प्रचंड. LCH है, कीवर्ड क्या है यहाँ पर? LCH है, नाम है प्रचंड, मेड इन इंडिया. यस, मेड इन इंडिया. ओनली द सेवेंथ कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव दिस हेलीकॉप्टर प्रचंड. और भी हमारे पास है, चेतक है और तेजस है एंड सो ऑन. वी विल बी टॉकिंग अ बिट अबाउट इट, बट द पॉइंट इज this helicopter is fit for high altitude battlefields and counter insurgency operations, जो हम जम्मू कश्मीर में या हमारे दंतेवाड़ा बस्तर में या फिर किसी भी नॉर्थ ईस्ट के रीजन में जहाँ पर इंसर्जेंसी है, जहाँ पर ऐसी गतिविधियां हैं जो राष्ट्र एवं समाज के विद्रोह हैं, टेररिस्ट, एंटी पब्लिक, तो उसको आप कह सकते हो कि उन सब जगह जहां पर भी है वहां इसका प्रयोग किया जा सकता है बहुत ही खूबसूरती के साथ. डेडिकेटेड कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है ये, HAL ने बनाया. सो गो एंड चेक आउट HAL का हिस्ट्री. हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, गो एंड चेक आउट HAL का स्टेटस क्या है. क्या है HAL? PSU है कि मिनी रतन है कि महारतन है कि नवरतन है, किया क्या है और क्या करने वाली है. जाके सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे गूगल कीजिएगा, मैंडेट पे कीजिएगा, सामने जो पट्टी आ रही है बस उतना ही देख लीजिएगा, जरूरत से ज्यादा है. We have always felt the need for it. That is why it has been taken into picture since 2005-6, and that is how since 1999 हमें फील हुआ कि हमारे पास एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की जरूरत है. वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन रशिया एंड स्पेशली इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस. दैट इज वाई LCH जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हेलीकॉप्टर है. ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से कोई आपसे पूछेगा नहीं कि भाई कितना लंबा उसका रोटर है, कितना लंबा ब्लेड है, कितने का इंजन है, कितने का बना. हाँ, आप ये देख सकते हैं कि भाई जो लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन उसका हुआ और जो एलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ उसका प्रोसेस क्या रहा, क्या कम्प्लीटली गवर्नमेंट फंडेड है या कुछ और भी रहा. और या फिर आप ये भी देख सकते हैं कि उसमें एक पायलट और को पायलट गनर एक के पीछे एक बैठते हैं और उसके अंदर स्टील्थ फीचर्स हैं. तो स्टील्थ फीचर्स का वर्ड का मतलब पता होना चाहिए. आर्म्ड प्रोटेक्शन, आर्मर प्रोटेक्शन, नाइट अटैक कैपेबिलिटी एंड क्रैश वर्दी लैंडिंग गियर फॉर बेटर सर्वाइबिलिटी. यानी कि एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में चांसेस ये हैं कि उसके बाद भी जान माल का खतरा ना हो. So this is what we are supposed to know. So it is the only attack helicopter in the world that can fly and take off at an altitude of 5,000 meters with considerable weapons, fuel load and meeting with specific requirements of armed forces. ये बहुत बड़ी बात है. तो
मोर देन 250 वेंडर्स आर इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कंपोनेंट एंड असेंबलीज, और 10 हेलीकॉप्टर जो आईएफ के लिए बनाए गए हैं 4 डिलीवर कर दिए गए हैं, रेस्ट भी इस साल के अंत तक हो जाएंगे। ये हमारे लिए बहुत प्राउड और हमारे लिए बहुत खुशी और गौरव की बात है, स्पेशली इन द टाइम्स ऑफ नवरात्रास। ऐसा ही एक मतलब कोइंसिडेंट है ये। सो गोइंग टू द सेकंड पॉइंट, यस्टरडे वी स्पोक अबाउट कि कैसे फॉर्डर क्राइसिस आने वाली थी लेकिन सरकार ने देखा लेकिन कुछ नहीं हुआ। सो प्लीज गो एंड चेक आउट ऑन अनसरकारी, देयर इज अ वीडियो ऑन फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस, एफपीओ क्या होते हैं, जाके देख लीजिएगा। तो एफपीओ बने तो सही लेकिन वो पेपर पर ही रह गए। एफपीओ बने और एनडीडीबी जैसे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, लेकिन कोई भी एफपीओ एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आए। 100 एफपीओ बनाए गए थे स्पेसिफिकली फॉर्डर के लिए, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, MOFAHD, आपको याद हो जाना चाहिए ऐसे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। 10,000 एफपीओ बनने थे, 2019-20 के बजट में अनाउंसमेंट हुई थी, लेकिन उसके बाद से कुछ नहीं हुआ। तो ये प्रॉब्लम है। रजिस्टर्ड अगर हैं भी तो कार्रवाई नहीं हुई, दे हैव नॉट शोन द वे फॉरवर्ड। सो दैट इज व्हाई फॉर्डर के लिए जो एफपीओ होने चाहिए थे, दे आर मिसिंग, एंड इट इज अ वेरी वेरी बिग डील फॉर अस, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ प्रॉब्लम। इट इज अ प्रॉब्लम बिकॉज नेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एडवाइजरी एंड फंक्शनिंग कमिटी, ये जो NPMAFC है, उसने भी ये मीटिंग की जो डेयरी सेक्टर के लिए थी, एफपीओ इन द डेयरी सेक्टर, वो एजेंडा था, लेकिन फिर भी कोई खास बात नहीं हो पाई। मतलब जैसे मैंने कहा, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी ने बात तो की, चर्चा तो आई, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ नहीं, इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हुआ। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि नोटिफाई जो इम्प्लीमेंटिंग एनडीडीबी का रोल है, तो एनडीडीबी को करना चाहिए, फॉर्डर प्लस मॉडल को लाना चाहिए। डायरेक्टिव्स देने से नहीं होगा, दैट इज वेयर एडमिनिस्ट्रेशन कम्स इनटू पिक्चर। कंटिन्यूअस पुश, कंटिन्यूस पुश होना चाहिए। तो फॉर्डर और डेयरी की एक्टिविटीज़ के लिए कमर्शियल बेसिस के लिए जो है कोशिश की जानी चाहिए कि एक ऐसा सेटअप किया जाए जिससे फॉर्डर डेवलपमेंट कमर्शियल बेसिस पे हो पाए। सेल्फ सस्टेनिंग विलेज लेवल मॉडल बनना चाहिए, जो कि नहीं है। तो गवर्नमेंट की स्कीम के अंदर फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है एफपीओ को 3 डिफरेंट वे में। एक तो मैनेजमेंट कॉस्ट, उसके बाद जो है इक्विटी ग्रांट, यानी उसका क्या हिस्सा, मतलब जैसे कि उसको एक बार पैसे पकड़ा दिए गए कि आप इसके लिए इसको यूज करो प्रॉपर, और क्रेडिट गारंटी भी दी जाती है प्रोजेक्ट के लिए। तो सब कुछ तो हम कर रहे हैं, 2 करोड़ से कम का लोन भी है, लेकिन इट हैज टू बी यूज्ड एंड यूटिलाइज्ड एंड आल्सो इन द कंसिडरेशन मैनर, इट हैज टू बी सीन कि वो ऐसा पर्पसफुली हो सके। ये कोई अगर हमारे लिए बहुत ही क्रिटिकल एरिया नहीं है तो हिडन एरिया है तो हिडन एरिया, लेकिन मैक्सिमम लोग इस पे डिपेंडेंट हैं। तो दैट इज वाई, क्योंकि फॉर्डर जो क्रॉप्स थी वो सिर्फ 3.3% थी पूरे एरिया की 1951 में, जो अभी मार्जिनली बढ़ के 4.6 ही हुई है। तो यानी 1991 के बाद फॉर्डर का जो एरिया है, टोटल परसेंटेज है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया का, वो बढ़ा ही नहीं है। अब भैया ये उगाओगे कि आप ऐसी फसल उगाओगे जिसमें बहुत माल मिले, तो शॉर्टेज तो है, लेकिन इसके बिना फिर आप सोच लीजिए कि एक लॉन्ग टर्म जिसे कहते हैं हम सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी का जो ब्रैकेट है वो टूटता है। That is why it is important. The question has been asked in the parliament also. That is why parliament is the temple of all democratic ideas. स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर ने भी इसकी बात की, लेकिन सॉल्यूशन तो नहीं हुआ। तो आप सोचिए कि जो मैंने सारी आपको केस स्टडी बताई उसमें क्या होना चाहिए था और क्या हुआ। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। मूविंग फर्दर, taking up other important, this case study that we discussed is important from the perspective of जनरल स्टडीज पेपर 1, एंड ऑल्सो फ्रॉम एथिक्स पर्सपेक्टिव, एंड ऑल्सो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में भी आप कोई कंस्ट्रक्टिव आइडिया लेकर आ सकते हैं, अगर आपको स्कीम का नाम भी याद रहता है तो। गोइंग फर्दर एंड ब्रिंगिंग an element of clarity into the next question. प्रेसिडेंट इन गांधीज आश्रम, सो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने चरखा स्पिन किया। शी वेंट टू साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद, शी inaugurated and laid the foundation for the project worth 1330 crore in Gujarat, and she hailed the entrepreneurial spirit of its people.
तो क्या आपके राज्य में, अपने राज्य के बारे में सोचिए, क्या आपके राज्य में लोगों को एंटरप्रेन्योर स्पिरिट को आप बोलेंगे हाँ है? क्या आप कोई और स्पिरिट बोलेंगे कि हमारे राज्य के लोगों की, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोगों का है? आपको आपको एक क्रिएटिव एंगल से चीज को निकालना है कि क्या हो रहा था और क्या है। कमिंग टू अनदर पॉइंट, आवर Honorable Home Minister, he is visiting Vaishno Devi Shrine and he is visiting J&K also. पीर पंजाल रीजन में जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के, तो ही इज गोइंग टू गिव रिजर्वेशन टू यू नो different communities. So there is a growing tension between Gujars and Pahadi communities क्योंकि there is going to be a plan to give what I should say, plan to give reservation of scheduled tribe status to Pahadis. तो गुजर्स एंड बकरवाल्स आप चेक कीजिए, गुजर्स एंड बकरवाल्स इंडिया में कहाँ कहाँ मिलते हैं, ये क्या उनका वो है, उनका स्प्रेड है, जोग्राफिकल स्प्रेड है, और वो क्या करते हैं आप ये भी देखिए, व्हाट इज देयर ऑक्यूपेशन। तो बकरवाल्स और गुजर्स दे आर डेमोन्स्ट्रेटिंग कि पहाड़ीज को शेड्यूल्ड कास्ट स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। ऑब्वियसली इट इज अ स्प्लिट, और गुजर तो ऑलरेडी एसटी हैं एंड दे आर एप्रीहेंसिव ऑब्वियसली कि हमारे बेनिफिट्स और कम हो जाएंगे। तो गुजर लीडर जो है वो चाहते हैं कि बीजेपी जो है उनको पार्लियामेंट की एक सीट दे दी, तो इसीलिए वो चाहते हैं कि पहाड़ीज को भी एसटी स्टेटस दे दिया जाए। सो दीज आर सम ऑफ द यू नो चैलेंजिंग एंड पॉलिटिकली सेंसिटिव आइडियाज। जैसे पहाड़ीज को गुजर लीडर का कहना है कि भाई वो तो नॉन एग्जिस्टेंट हैं, एंड पहाड़ीज जो है वो uh, उन्होंने जे एंड के अपनी कन्विंस अपने उसके हिसाब से उन्होंने अपने आप को ज्वाइन कर लिया, और उनको एसटी स्टेटस नहीं मिलना चाहिए, जो स्टेटस गुजर्स, बकरवाल्स, गद्दीज और सिप्पीज को 1991 से मिला हुआ है। ये एक बात समझने वाली है। और ऑब्वियसली दोनों कम्युनिटीज चाहेंगी, गुजर्स एंड बकरवाल्स वो इस्लाम फॉलो करते हैं, वो 40% पॉपुलेशन है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट रजौरी और पूंछ के, और रेस्ट जो है वो अपने आप को पहाड़ीज आइडेंटिफाई करते हैं वहाँ पर, जिनकी पॉपुलेशन 15 लाख है एज पर 2011 सेंसस। तो गुजर्स और बकरवाल्स जो हैं वो आप कह सकते हैं वो एथनिक वन ऑफ द लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है जे एंड के आफ्टर कश्मीरीज एंड डोगरा। सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप कश्मीरीज, फिर डोगराज, और फिर आप कह लीजिए गुजर्स एंड बकरवाल्स। पहाड़ी जो है वो भी मानते हैं कि हमें मिलना चाहिए लाइक गुजर्स एंड बकरवाल्स, क्योंकि हम भी टफ और बैकवर्ड टेरेन के पीर बंजाल में रहते हैं, बारामूला अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। लेकिन गुजर्स का कहना है कि पहाड़ीज को अगर एसटी टैग मिला तो वो जो है एथनिक ग्रुप नहीं है, बल्कि कॉन्ग्लोमरेट है डिफरेंट रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज का। वो हमारी तरह नहीं है, वो उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी हैं, बाकी भी हो सकते हैं, और उनकी लिंग्विस्टिक कम्युनिटी एक लैंग्वेज भी नहीं है, एक कोहेसिव लैंग्वेज नहीं है। तो इसलिए 2020 में पहाड़ीज को समझने के लिए जे एंड के एडमिनिस्ट्रेशन हेडेड बाय द देन लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू सर, उन्होंने रूल अमेंड किया और पहाड़ीज को 4% रिजर्वेशन दे दिया जॉब्स में और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। वो भी कंटेस्ट किया गया था गुज्जर और बकरवाल के द्वारा। मैटर रुक गया, लेकिन अब जो है डिमांड फॉर एसटी स्टेटस दोबारा रिसरफेस कर गई, क्योंकि जो है 9 सीट्स जो है वो रिजर्व हो गए हैं ट्राइबल के लिए। 90 जो न्यू मेंबर्स की हमने बात की है जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है डिलिमिटेशन के बाद। तो सिंस 2002 यू कैन से पॉलिटिकल काउंटर्स चेंज हुए हैं बीजेपी के लिए, पावर्स में आई, पीडीपी के साथ 2014 में बनाया उन्होंने, और डिलिमिटेशन के बाद पार्टी इज होपिंग टू मल्टीप्लाई इट्स टैली, और इसीलिए उनको बोथ हिंदू और मुसलमान दोनों का साथ चाहिए। ये एक बोलने वाली बात है। पहाड़ीज को अगर वो एसटी स्टेटस देंगे तो नेचुरली वो उनको सपोर्ट करेंगे। तो ये केस स्टडी पढ़ के हमें क्या समझ में आया? क्या उनकी जॉब लेने की बात हो रही है? क्या उनके लिए लड़ाई हो रही है कि उनको और अच्छी फैसिलिटीज क्या दी जाए? क्या लड़ाई हो रही है कि उनको बॉर्डर मैनेजमेंट के रोल में लेके आया जाए? क्या हो रही है कि उनकी लाइफ को प्रोग्रेसिव बनाया जाए? ये सब तो बात हो ही नहीं रही है, जॉब की बात हो रही है। और हम कहते हैं जॉब तो जो है वैसे ही कम है, ये बात यहाँ पे स्किल्स की भी नहीं हो रही है। तो इस एंगल से आपको इस चीज को देखना है, तो बाकी चीजें आपको अपने आप याद हो जाएंगी। Please do look into the geography, do look into the tribal areas, that will really going to help you. Being taken to Austria, Haryana youth dies in Hungary.
बताइए, 20 साल के नितिन कुमार को लेके गए हरियाणा से, और मतलब हरियाणा से उनको स्मगल किया गया एक तरीके से, और ट्रैवल एजेंट्स उसको ऑस्ट्रेलिया ले जा रहे थे जहां उनकी मृत्यु हो गई। हरियाणा पुलिस ने बताया कि उस सफोकेशन के कारण डेथ हुई और केस इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। दिस इज वेरी वेरी सैड एंड शॉकिंग इंसिडेंट्स। बोलते हैं आपको ऑस्ट्रेलिया जाना, ले जाएंगे, ले जाते हैं आपको ऑस्ट्रिया, दुबई और सर्बिया और हंगरी से, जबकि 12 लाख रुपए दिए। कुमार was probably being taken through road transport in Hungary when he died. पोस्टमार्टम किया गया बुडापेस्ट में, एंड कॉज ऑफ द डेथ हैज बीन सफोकेशन। तो ये क्यों होता है? ऐसा क्या था कि 12 लाख रुपए देकर भी बच्चा जाने को तैयार था और चला भी गया और जिंदगी भी गंवा दी, और अभी जो है बॉडी आएगी, बॉडी विलेज पहुंची और वहां क्रिमेट भी कर दी गई। दिस इज वेरी वेरी शॉकिंग एंड सैड। दिस शोज द अफेयर्स क्या चल रहे हैं ग्रास रूट लेवल पे। आप सोचिए कि इसमें सरकार का, राज्य का, देश का कितना कितना इसमें क्या है। दिस इज किसकी मोरल ड्यूटी है ये हमें सोचने की जरूरत है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव डिस्कस्ड एन आर्टिकल इन विच वी वर टॉकिंग अबाउट, लास्ट हमने बात की थी कि पॉवर्टी स्टेटस हमारा कम हुआ है लेकिन इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा है अभी भी। तो अगर उस पर हम कुछ चर्चा करें तो हम अगर देखेंगे तो पॉवर्टी लाइन एक अगर होती है इकोनॉमिक में, जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे स्टैटिक एरिया में आपने पढ़ा भी होगा, तो पॉवर्टी लाइन लास्ट टाइम जो रिवीजन हुआ था प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर कमेटी थी जो एक डिकेड से पहले थी, और उसने कहा था कि 29 रुपीज़ पर डे पर पर्सन अर्बन एरिया में, 22 रुपीज़ पर डे पर पर्सन रूरल एरिया में। ये पॉवर्टी लाइन, अगर जो इससे ज़्यादा कमा रहा है वो पॉवर्टी से ऊपर है, जो इससे कम कर रहा है वो पॉवर्टी से नीचे है। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा, यानी जो आपने कंज्यूम किया उसका एक्सपेंडिचर डेटा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा जो लिया गया, जो जिसे हम कहते हैं CAS, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे के द्वारा, NSSO ने जो सर्वे किया, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है, उसने क्या कहा? उसने कहा कि ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे जो हर 5 साल में होने चाहिए, इनसे आप डेटा को ले सकते हो। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा हर 5 साल में पॉवर्टी को बताएंगे, लेकिन 2000 के बाद कोई अपडेट ही नहीं हुआ पॉवर्टी रेट में, कि गवर्नमेंट ने जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे था उसको, उसका कुछ फाइंडिंग का कुछ किया ही नहीं। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट या बाकी चीज, अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे की जो फाइंडिंग आई थी, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की, PLFS की, उसका साथ भी कुछ नहीं किया। तो जो CES 2017-18 का था उसने बताया कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पहले से घट गया है 4 डिकेड्स में। इसका मतलब ये है कि 2017-18 का CES अगर आप पॉवर्टी के हिसाब से देखोगे तो भाई पॉवर्टी बढ़ गई है, पॉवर्टी बढ़ गई है अगर आप पॉवर्टी के हिसाब से डेटा को देखोगे तो उस तरीके से। तो इन 2019 एकेडमिक्स वर्कड ऑन दिस, और उन्होंने कंजम्पशन एक्सपेक्टेड डेटा फ्रॉम जो पीरियोडिक लेबर जो सर्वे हुआ था, PLFS, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, उसके द्वारा उन्होंने एस्टिमेट किया कि भारत में आखिर पॉवर्टी का स्टेटस क्या है। अब टेबल यहाँ पर दी गई है। पीटी में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि भाई वो बोलेगा पॉवर्टी हैज स्टडीली डिक्रीज्ड, एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर देखिए आप 1973 से 2019 में देखिए, बढ़ी कि घटी? एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर इन मिलियंस, भाई पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही है। हेड काउंट पॉवर्टी रेशियो, यानी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन में पुअर कितने हैं, वो तो कम हो गए आपके। यानी आपके 54 मिलियन थे 73 में, आज आपके 20.8 मिलियन। आप बड़े खुश हो रहे हैं कि हमारी पॉपुलेशन जो है कम हो गई, हमारी पॉपुलेशन गरीब कम हो गई है, लेकिन आपके एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पोवर्टी तो मिलियंस में बढ़ गए हैं। एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर्स इन मिलियंस ये आपके हैं 346.3 मिलियन, और परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन आपकी हो गई कम। ये आपको समझना पड़ेगा। तो उन्होंने यही पाया कि भाई शार्प रिडक्शन तो हुआ पॉवर्टी में 55% से 20%, लेकिन 2011 से 2019 के बीच में एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर पीपल तो पॉवर्टी लाइन के नीचे हो गए। ये तो गजब ही हो गया। तो इसका मतलब पॉवर्टी तो बढ़ गई। तो सोचिए इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। सिमिलरली हम बात करते हैं इनइक्वालिटी की, तो इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। आप मत सोचो कि आपके पास ही कुछ नहीं है, आप तो बहुत सही हो, आपसे भी नीचे बहुत सारे लोग हैं धरती पर, भारत में। तो इसलिए वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट अब कौन पब्लिश करता है ये आपको देखना है, यहाँ नहीं दिया हुआ है। वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2022 कहती है कि इनकम्स ऑफ द टॉप 10% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज 22 टाइम्स दैट ऑफ द बॉटम 50%। रट लो इस लाइन को, लिख दो कहीं पर भी, और साथ में फिर पॉजिटिव लाइन को जस्टिफाई करो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एनुअल इनकम 11.5 लाख वुड प्लेस एन इंडिविजुअल इन द टॉप 10% ऑफ अर्नर्स। जिस भी घर में 11.5 11.5 लाख इनकम है, वो इंडिविजुअल टॉप 10% का अर्नर्स में आ जाएगा, बिकॉज द कंट्री एवरेज इज जस्ट ₹2 लाख, एंड यू फील दैट यू आर द ओनली वन हु इज लूजिंग आउट।
इसीलिए जो डरते हैं वो खोते हैं, जो हिम्मत दिखाते हैं वो जीतते हैं। तो टॉप 1% उसका कितना है? उसका है 44 लाख। टॉप 1% का है 44 लाख एवरेज एनुअल इनकम। तो ये इनइक्वलिटी नहीं हुई तो और क्या हुआ? सो ये इनकम तक लिमिटेड नहीं है ऑब्वियसली। ये सारे सेक्शन में, सारी सोसाइटी में जाओ, गेटेड सोसाइटी से लेकर पंचमहल से लेकर और सब जगह मिलेगा। इसीलिए इंडिया का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो 132 है आउट ऑफ 191 कंट्रीज। इज एडजस्टेड फॉर इनइक्वलिटी। अगर करें उसको तो वो 25% गिर जाएगा। ग्लोबली 19% गिरता है, हमारा 25% गिर रहा है। और स्विट्जरलैंड विच इज रैंक नंबर 1, वहां सिर्फ 7% गिरता है। तो ये हो गई बात इनइक्वलिटी पे। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए, दिमाग चाहिए, सोचना चाहिए, एनसीईआरटी के फैक्ट्स और आइडियाज चाहिए। अब बात अनएम्प्लॉयमेंट की करें तो वो वही लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो मैंने बताया, LFPR, वो टोटल नंबर ऑफ पीपल जो डिमांडिंग जॉब्स में वो बताता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है? इट इज वो है टोटल नंबर ऑफ पीपल जिसको जॉब नहीं मिली एज ए प्रपोर्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल जो डिमांडिंग जॉब कर रहे हैं। और जो कर रहे हैं और जिनको नहीं मिली उनका रेशियो निकाल दो, आपका निकल के आ जाएगा। पर इंडिया के अंदर अब LFPR भी गिर रहा है, क्योंकि LFP अनएम्प्लॉयमेंट जैसे एक्सपेक्ट LFPR, अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करेंगे तो क्या हो गया ना, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया आपका परसेंटेज ऑफ LFPR। तो वो स्ट्रेस जो लेबर मार्केट में, जो यानी तनाव, मेंटल तनाव नहीं, लेबर का तनाव, वर्क का तनाव है, काम है नहीं है, ऐसा वैसा, उसका जो है वो कैप्चर नहीं कर पाता। इसकी जगह आप क्या देखना चाहिए? आपको वर्कर पॉपुलेशन रेशियो देखनी चाहिए, WPR। वो है परसेंटेज ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड अमंग द टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोग एम्प्लॉयड हैं। तो WPR स्टेगनेंट है 1978 से 2005 तक। आप देखिए WPR, ये रहा WPR, परसेंटेज ऑफ दोज एम्प्लॉयड अमंग। तो यानी देखो 78 में 42.3 था, फिर उसके बाद 2000 में वो 40% है, और अब जाके देखो 39.8 पे, तो स्टेगनेंट हो गया, नीचे हो गया। तो इंडिया ने इतने जॉब क्रिएट नहीं किए। यूपीएससी ने धड़ाधड़ क्वेश्चन पूछे हैं सालों साल, भैया जीडीपी ग्रोथ तो बढ़ गई लेकिन जॉब कहाँ है? जॉबलेस ग्रोथ, जॉबलेस ग्रोथ रट लिया लोगों ने। लेकिन क्या करें, अब WPR जो है थोड़ा सा ऊपर उठ रहा है। तो यानी इनकम इनइक्वलिटी गैप आप देख लो, फुल पॉपुलेशन ये हो गई, बॉटम 50% के पास सिर्फ 13%, मिडल के पास सिर्फ 29%, टॉप 10 के पास 57%, 57%, और टॉप 1% के पास 21%। तो वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट कह रही है। तो इस डेटा को आपको यूज करना आना चाहिए। It is very very important from the general studies paper 3, and also from the economics optional perspective, also from sociology perspective, sociology optional, and even you can use it in the public administration, and also I am saying you can use smartly in पॉलिटिकल साइंस एंड IR पेपर 2, जहाँ थोड़ी सी बात होती है जब आप डिप्लोमेसी की बात करके आप बताते हैं ट्रेड को कैसे वो किया जाए, तो ये फैक्टर भी काम में आते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम एथिक्स यू कैन यूज इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस ईयर्स नोबेल प्राइज ऑन फिजियोलॉजी और मेडिसिन, जिन्होंने नियंडरथल जीनोम को मैप कर दिया। अरे भाई, नियंडरथल इतना पुराना, होमोसेपियंस का प्राचीन दोस्त, उसके जीनोम को मैप करके आखिर मिलेगा क्या? और पहली बात, उन्होंने मेथोडोलॉजी अगर मान लो ढूंढी भी, और उन्होंने क्लीन डीएनए, वर्ड क्या है, क्लीन डीएनए, उन्होंने ह्यूमन फ्यूसल्स फॉसिल से निकाल भी दिया, 1000 ईयर ओल्ड फॉसिल से, तो आखिर उसका फायदा क्या है? उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जो हमारे पूर्वजों में थी, नियंडरथल हमारे पूर्वज थे, होमोसेपियंस से पहले होमोसेपियंस, उससे पहले पीछे नियंडरथल्स, तो नियंडरथल्स में जो थी उससे आखिर आज की डेट में फायदा क्या है? ये अगर आपको समझ में आता है तो आपको समझ जाएगा कि ह्यूमन इवोल्यूशन की वजह से, यदि आप ये जान पाते हैं कि ह्यूमन इवोल्यूशन की जो कड़ी है, जो जो नियंडरथल और जो कहना चाहिए जो सीक्वेंस सवेंते पाबो सर ने जो ढूंढा, और उस सीक्वेंस उन्होंने जो एकदम एग्जैक्टली एक क्लीन डीएनए को निकाल कर आज से जोड़ा आज की इंफॉर्मेशन से, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि हमारे जो एक कजिन्स थे नियंडरथल, मॉडर्न ह्यूमन स्पीसीज के कजिन थे आज से 30,000 साल पहले। तो यानी कि नियंडरथल्स और मॉडर्न ह्यूमन का क्या इंटरेक्शन हुआ, ये समझ में आएगा, उससे हमारा फायदा होगा। फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि आज के समय में यदि कोविड आया कोविड आया तो हमारी बॉडी ने
किसी किसी रेस ने हमारी तो पॉजिटिवली रिएक्ट किया किसी चीज को लेके, किसी ने नेगेटिवली रिएक्ट किया, तो बेसिकली इम्यून सिस्टम का पता चला कि इम्यूनिटी उस टाइम कैसी थी, अब कैसी है, और कैसे उसको देखा जा सकता है। एक और स्पीसीज है निएंडरथल के अलावा जिसको हम कहते हैं डेनिसोवान्स। डेनिसोवान्स, तो डेनिसोवान्स भी उसी के टाइम की स्पीसीज है जिस टाइम निएंडरथल्स थे। तो निएंडरथल्स मॉडर्न ह्यूमन के जो है स्पीसीज के कजिन है, और डेनिसोवान भी वही हैं। तो डेनिसोवान और निएंडरथल आज से 20 से 30 हजार साल पहले साथ में थे। उन्होंने एक दूसरे से इंटरेक्ट किया, मेटिंग भी हुई, इंटरब्रीडिंग भी हुई, और उसी के बाद से मॉडर्न ह्यूमन स्पीसीज आगे आई। यानी कि आज की डेट में भी 3% जो ह्यूमन बीइंग्स हैं धरती पर, उनके उनके ओरिजिन निएंडरथल से होते हैं। तो उन्होंने मेथोडोलॉजी इतनी क्लियर और स्मार्ट निकाली, एल्गोरिदम इतना बढ़िया निकाला कि उससे जो है आपको डीएनए सैंपल करेक्टली आप एक्सट्रैक्ट कर पाए, इसीलिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया है। इट इज अ ब्रेक थ्रू। कर बहुत सारे लोग रहे थे। भारत में भी राखी गढ़ी में इंडस वैली सिविलाइजेशन जो साइट है, प्लीज चेकआउट राखी गढ़ी की साइट क्या है। मैं तो कहता हूँ नियंडरथल भी देख लो जा जाकर की, वो जर्मनी में और बाकी जगह कहाँ कहाँ नियंडरथल की जो साइट्स हैं, और अफ्रीका की साइट्स भी देख लो आप। जैसे दाऊजली हार्डिंग इज इन इंडिया ओनली, बट आई एम टॉकिंग अबाउट अफ्रीका। अफ्रीका में कुछ ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे लूसी मैरीली के ये आर्कियोलॉजिस्ट का नाम है, और उसके अलावा भी कई साइट्स हैं जहाँ पर आपको ह्यूमन इवोल्यूशन के फॉसिल मिलते हैं। तो इसी बहाने आपको पूरी चेन मिल जाएगी। एटलस में देख लीजिए या विकिपीडिया पे गूगल करिए, ज़्यादा मल्टीपल सोर्स में देखने की चक्कर में मत पड़िए। तो यानी कि राखी गढ़ी में भी जब ऐसा किया गया, तो राखी गढ़ी में जब ऐसा किया गया तो वहां से भी सैंपल निकाले गए। राखी गढ़ी इन हरियाणा, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट्स है। तब भी पैबो साहब उनसे जुड़े थे, यहाँ से जुड़े थे, लेकिन इनकी जो मेथोडोलॉजी वो इतनी एडवांस और इतनी ज़्यादा क्लियर और इतनी ज़्यादा अमेजिंग नहीं थी जितनी पैबो साहब की, इसलिए पैबो साहब को अवार्ड मिला, सीधी बात है। तो हमारे इंडिया में भी इन चीज़ों पर वर्क हुआ है। तो उन्होंने जो है, पैबो साहब ने क्या किया, पैबो साहब ने डायरेक्ट जेनेटिक एविडेंस को प्रेजेंट कर दिया। यानी ऑब्जर्वेशनल एविडेंस हो गया सोशियोलॉजी के एंगल से बोले तो। अभी तक आप इनडायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते थे, इंपिरिकल एविडेंस नहीं था, साइंटिफिक एविडेंस डायरेक्ट नहीं था। पैबो साहब ने क्या किया कि इस डिस्कवरी से, इस मतलब मेथोडोलॉजी से उन्होंने जो है डायरेक्ट साइंटिफिकली वैलिड एक्सरसाइज कर दी, और बिना अनसर्टेनिटी के डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन जब आपने बोल दिया, जैसे कि स्कल बोन। अब स्कल बोन में एक बोन, मतलब कि एक पर्टिकुलर स्कल बोन होती है जिसको हम कहते हैं पेट्रियोस, उसमें डीएनए ज्यादा बेटर प्रिजर्व है बाकी रेस्ट ऑफ द बॉडी से, तो वहां से उन्होंने डीएनए ले लिया। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स हैदराबाद, इंडिया में भी है, और वो भी इन चीज़ों पे वर्क करता है। तो वहाँ से डीएनए लेकर उन्होंने जो है पॉसिबल उसको देखा, लेटर ह्यूमन बीइंग, आज के समय के ह्यूमन बीइंग और उस समय के ह्यूमन बीइंग का इंटरेक्शन कैसे है, ये एल्गोरिथम उन्होंने निकाल दिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, डायरेक्ट बात। और रेलेवेंस क्या है, रेलेवेंस ये है आज के समय में कि भैया आपका इम्यून सिस्टम कैसे वर्क करता है और इन्फेक्शंस पे कैसे रिएक्ट करता है। ये जीने की चाबी की उन्होंने बात की। जेनेटिक इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस कैन हैव इम्प्लीकेशंस फॉर मेडिकल साइंस, इसीलिए उनको नोबेल प्राइज मिला। एस्टोनिशिंग वर्क हो गया उनका। और कमाल की बात क्या है कि वो छठे ऐसे हैं फादर सन पेयर जिनको नोबेल प्राइज मिला है। आज से पहले 5 लोगों को मिल चुका है। और आप कह सकते हो कि उनके फादर को, जो केमिस्ट थे, वेल नोन बायोकेमिस्ट थे, 1982 में उनको भी अवार्ड मिला था। ये हमारे लिए जानने की बात है। तो ये चीज़ें पकड़ने की हैं रादर देन अदर गॉसिप्स। इफ यू हैव एनी डाउट्स इन एनी एरियाज यू कैन ऑलवेज राइट बैक टू मी इन द कमेंट सेक्शन और मेल ऑल्सो। नाउ बात करते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर में अगर मान लो हम बात करें 3 धड़ों की इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, यूरोप में तो 3 धड़े हैं। आप सोचिए 3 धड़े यानी 3 ग्रुप्स हैं। सबसे पहला ग्रुप है जो रेडिकल है अप्रोच में, विच वांट्स दैट सेंट्रल यूरोप इंक्लूडिंग यूके विच वांट्स a decisive defeat on Putin at all costs. Second section wants that there should be an early end to war and some accommodation from Russia, उसकी मान ली जाए कुछ बातों को, और चाहे उस चक्कर में थोड़ी बहुत यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी चली जाए जैसे चली गई है, जो अभी बात है। लेकिन कीव इज नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग लैंड फॉर द पीस एट दिस मोमेंट। लेकिन समय के साथ ऐसा हो सकता है कि यूरोप में, वेस्ट यूरोपियन में जो पीस की जगह जस्टिस जो ग्राउंड पकड़ लेगा, क्योंकि सर्दियां आती जाएंगी, कॉस्ट अगर वॉर की बढ़ती जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा, इकोनॉमी अगर इट्स हैवीली इन्फ्लुएंस, देन थिंग्स विल बी लिटिल डिफरेंट। तो ये कुछ
पॉइंट्स हैं, कुछ आइडियाज हैं। जो 3 करंट वेस्टर्न अप्रोचेस जो मैंने आपको बताई, एक रेडिकल वाली, दूसरी जो है वो अर्ली एंड होना चाहिए वॉर को, अकोमोडेशन कर दे थोड़ा बहुत। तो 3 बातें हैं ये। आप सोचिए कि इनमें से आपको क्या लगता है कि अगले 6 महीने में कौन सी बात हो पाएगी। दैट विल बी अ गुड इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज फॉर ऑल ऑफ यू। Coming to another point, what lessons can we learn from the football tragedy which took place in Indonesia? तो इनमें से important lesson क्या है? पहले भी हुई है ऐसी ट्रेजेडी इंडिया में, जैसे मैंने आपसे कहा था पहले होती रहती हैं, लेकिन क्राउड प्रोटोकॉल, जैसे मैंने उस दिन भी कहा था, क्राउड प्रोटोकॉल, बैरिकेडिंग प्लेयर्स एट द एंड ऑफ द मैच, मैच की अगर बात है, मल्टीपल एक्सेस गेट्स होने चाहिए, वेल लिट एंट्रेंस एंड एग्जिट होना चाहिए, और मतलब जो है फैंस जो है वो, अगर आप स्पोर्ट्स की बात करें तो वो जो है उन्हें पहले ही काम डाउन करना चाहिए, और पुलिस नीड टू बी ट्रेन एंड हैंडल दीज थिंग्स वेरी सेंसिटिवली रादर देन यू नो in a very animated manner like the way it happened over. So lose or win, that is part of life, but then life once gone will never come back. लाइव स्ट्रीमिंग जो हुई सुप्रीम कोर्ट की उसकी, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि उससे आपने सीखा क्या, क्या 5 या 6 पॉइंट अगर हम निकालना चाहें तो क्या निकाल पाएंगे उससे, इन जनरल स्टडीज पेपर 2, इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, जुडिशरी की अगर हम बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उससे जो है फेथ आता है जुडिशरी में, एज ए क्रिटिकल डायलॉग विद जुडिशियल फंक्शनरीज दिखाई देगा, यानी ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सेसिबिलिटी की फील आएगी, और वो प्रोसेस भी दिखाई देगा, सिटीजन्स विल बी एबल टू वॉच देम लाइवली, एंड इट इज क्रिएटिंग एन इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी। लोगों को इंटरेस्ट होगा, कुछ ना कुछ पब्लिक डोमेन में भी आएगा, और वो ऐसे इलीट की तरह चीज नहीं रहेगी। दूसरा, राइट ऑफ द इम्पोवरिश्ड, मार्जिनलाइज्ड एंड डिसएम्पावर्ड सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनमें और कॉन्फिडेंस आएगा, डिग्निफाइड और एक तरीके से सेल्फ इफेक्टिंग मैनर में चीजें होंगी। सिमिलरली जो जुडिशियल डिसीजंस हैं वो भी कंपीटिंग वैल्यूज को और दूसरे राइट्स को भी ऑनर कर पाएंगे, एक डीप सेंस ऑफ कन्विक्शन भी जुडिशरी में आएगा कि हम जो कर रहे हैं ओपनली कर रहे हैं, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी, यानी अपने आप पे देखना किसी चीज को और उसके लिए करना। क्रिटिसिज्म के लिए सबको तैयार रहना चाहिए, हम भी तैयार हैं, मैं भी तैयार हूँ। नो वन इज परफेक्ट, गलती सबसे होती है, लेकिन आप उसको ठीक कैसे करें ये मैटर करता है। सो आई एम नॉट द लास्ट वर्ड, यू आर ऑल्सो नॉट द लास्ट वर्ड, यू हैव टू चूज द लास्ट वर्ड। सिमिलरली कोर्ट शुड बी माइंडफुल कि वो रॉन्ग इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स नहीं बोलेगा, लेवल फील्ड क्रिएट करेगा यंग प्लेयर्स के लिए, और नए जुडिशियल जो कैंडिडेट्स हैं, लॉ के कैंडिडेट्स हैं, वो कॉर्पोरेट में जाने की जगह लिटिगेशन में आने को वो भी प्रेरित हो सकते हैं, समाज के प्रति वो भी ब्राइट माइंड जो है इस तरफ झुक सकते हैं। कोर्ट रूम प्रोसीडिंग से जो वो देखेंगे, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स को देखेंगे, और जब जजेस के क्वेश्चन को देखेंगे, पूछेंगे, तो उससे जो है लॉ स्टूडेंट्स इंस्पायर हो सकते हैं। सो टेक्नोलॉजी इज अ ग्रेट इंस्ट्रूमेंट फॉर सॉलिडारिटी एंड ओवरकमिंग द ऑब्स्टेकल्स ऑफ डिस्टेंस। ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिया। पीटी के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बोलूं, फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटी के क्वेश्चन की यदि हम बात करें, यदि आपसे कोई पूछे कि जो सिंबल अलॉट किया जाता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या कैंडिडेट्स को, जो क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो लीगल राइट है? वो लीगल राइट है। अगर शिवसेना की जैसा हो रहा है अभी, वी नो द केस दैट हैज बीन गोइंग ऑन व्हिच बोथ द शिवसेना फैक्शंस दे वांट टू हैव द सिंबल ऑफ बो एंड एरो, तो वो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो है लॉ ऑफ मेजॉरिटी, कांग्रेस का स्प्लिट केस हुआ था सादिक अली वर्सेस इलेक्शन कमीशन 1971, तो प्रिंसिपल, यही प्रिंसिपल को हमेशा अपहोल्ड किया गया है। तो जो टेस्ट ऑफ मेजोरिटी जो है वो हमेशा किया गया, जो मेजोरिटी में होगा उसको मिल जाएगा। स्प्लिट इन द पार्टी इज नॉट ए न्यू फिनोमिना, अगर आप हिस्टोरिकली ट्रेस करो तो कांग्रेस 1969 में स्प्लिट हुआ, उसके बाद दो पार्टी बन गई, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आई, आई मतलब इंदिरा, फिर दोबारा स्प्लिट हुआ 1978 में जब कांग्रेस इंदिरा तो थी और कांग्रेस उर्स बन गई। इसी तरह 1980 में एआईडीएम के, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, उसके अंदर जो है एमजीआर की वाइफ जानकी जी थे, उन्होंने एक पार्टी बनाई और दूसरी जयललिता ने बनाई। सिमिलरली जनता दल भी डिवाइड हुआ, जनता दल एक तो यूनाइटेड हो गया जो आपका बिहार में अभी है, और जनता दल सेकुलर हो गया जो आपके देवगौड़ा साहब है। इसीलिए 2012 में उत्तराखंड में वो उत्तराखंड क्रांति दल जिसने उत्तराखंड स्टेटाइजेशन के लिए काम किया था वो स्प्लिट हो गया, और समाजवादी पार्टी भी लास्ट इलेक्शन में 2017 में यूपी के अंदर स्प्लिट हुई थी। तो इलेक्शन कमीशन सेम वेल मेंशन प्रोसेस के थ्रू गया, दैट इज अ टेस्ट ऑफ मेजोरिटी, वो वैल्यूएबल है, रेलेवेंट टेस्ट है, उसके अंदर कुछ भी चीज करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा हो, मान लो चुनाव होने वाला हो, तब क्या किया जाएगा? तब इलेक्शन कमीशन दोनों पार्टीज को, ए या बी को कोई और सिंबल दे देगा एडॉक टाइम पीरियड के लिए, और जो असली सिंबल था उसको फ्रोजन कर देगा, और इलेक्शन कमीशन फाइनली जो है किसी फैक्शन के फेवर में डिसाइड करेगा।
और अगर मान लो वो पार्टी अगर हो भी जाए, आपको नहीं सिंबल मिल रहा, तो आप दूसरी सिंबल से आप जो है कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू डिप्लोमेसी, अगर आप फॉरेन सर्विस में जाना चाहते हैं, कमिंग टू इंडियाज इमेज आउटसाइड, कमिंग टू प्रोटोकॉल, कमिंग टू मैनेजमेंट ऑफ इंडिया एज एन इकोनॉमी, कमिंग टू द फैक्ट हाउ इंडिया मस्ट थिंक ऑफ अ ग्रेट ट्रेडिंग नेशन एंड ए बबलिंग इकोनॉमी, उसके लिए G20 का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि इंडोनेशिया के बाद अभी G20 प्रेसिडेंसी थी। इंडोनेशिया एक थ्राइविंग नेशन है, जापान का बहुत अच्छा वहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, और जापान के जो अचीवमेंट्स हैं वो टेस्टिमोनी है इस बात के कि वो जो है बहुत, मतलब एक ग्लोबली रेनाउंड नेशन है एज फार एज रीजनल ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन अगर कंसर्न करें। आसियान देखिए आप, तो आसियान का मेंबर है वो, और आसियान के अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, ASEAN+6, ASEAN+6, please do check out ASEAN का member Indonesia is there or not, because I am right now not able to logically think that in my mind. The point is ASEAN+6, ASEAN Summit, उसके बाद RCEP भी देखिए। RCEP क्या होता है? RCEP रीजनल कॉम्प्रेसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसका इंडिया मेंबर नहीं है, इंडिया वॉलंटरली चूज नॉट टू बी पार्ट ऑफ इट। और APEC का भी मेंबर है वो, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, उसको भी आप देखिए और गूगल करिए और देखिए उसके कौन कौन मेंबर हैं, और इंडिया इनका भी मेंबर नहीं है। इंडिया ऑब्वियसली मेंबरशिप इज बीइंग ट्राइड, लेकिन अभी नहीं है। तो आसियान इंटीग्रेशन जो है सबसे पहले हुआ, क्रिटिकल टेस्ट है वो। 3 डिकेड की फैमिलियरिटी के बाद इंडोनेशिया को फायदे हुए। स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल कांटेक्ट है इंडोनेशिया के पैसिफिक नेशंस के साथ भी और एशिया के। देखिए जरा इंडोनेशिया की लोकेशन देखिए जरा मैप खोलकर। लेकिन जब आप एशिया से बाहर देखते हैं इंडोनेशिया को, तो उसके स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल लिंकेजेस ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप जैसे मैंने आपको कहा जापान के साथ है। ऑस्ट्रेलिया इज अ टॉप एजुकेशनल इंटरनेशनल डेस्टिनेशन फॉर इंडोनेशियन स्टूडेंट्स, और जापान जो है वो वहाँ का इन्वेस्टर भी है, सिंगापुर भी इन्वेस्टर है। तो इससे इंडोनेशिया के ग्लोबल सप्लाई चेन बढ़ गए। लेकिन इंडिया इंडिया का अगर हम बात करें तो इंडिया के लेस है मल्टीलेटरल और रीजनल इकोनॉमिक एंगेजमेंट उसके मुकाबले। हमारे पास ट्रेड रिलेटेड एग्रीमेंट तो बहुत सारे हैं, ये हमने किया, उसके साथ किया, उसके साथ किया, लेकिन इस तरीके से नहीं है कि हमारा बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ, हमारे यहाँ शो बिजनेस ज्यादा है, इवेंट मैनेजमेंट वाला स्टाइल ज्यादा है। छोटा बहुत प्रॉफिट आ जाए बहुत है, उसको उसको हम चेन को ब्रेक नहीं करना चाहते। तो इसीलिए एग्जाम्पलरी डिप्लोमेसी, एग्जाम्पलरी कमिटमेंट चाहिए आगे राइज करने के लिए, तो हम क्रिएट कर पाएंगे। इंडिया भी, जैसे इंडियन ओशियन ड्रीम एसोसिएशन IORA, पीटी में क्वेश्चन आया भी है, आप देखिएगा इसको। जितने मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दिए सब पर पीटी में क्वेश्चन आ चुके हैं। या फिर आप बिम्स्टेक मान लीजिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक, उसमें भी इंडिया कर सकता है। तो सिग्नल है कि G20 पॉलिसीज जो है वो इंडिया के लिए एक मौका है, क्योंकि G20 एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर G7 भी है, मतलब आई मीन टू से जी ग्रुप ऑफ 19 कंट्रीज प्लस EU, उसको हम G20 कहते हैं। यूनिक ग्रुपिंग है जहाँ पे डेवलपिंग और डेवलप कंट्रीज दोनों एक साथ प्लेटफॉर्म, कॉमन प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं फॉर द फ्यूचर। तो जकार्ता बेस्ड इकोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर आसियान एंड ईस्ट एशिया, उन्होंने G20 का रिसर्च फोरम में ये बताया कि क्या क्या डेवलपमेंट इश्यूज हो सकते हैं, क्या क्या कॉमन प्लेटफॉर्म हम ले सकते हैं। तो इंडिया की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने भी एजेंडा रखा है इंक्रीज फ्री ट्रेड एंड मल्टीलेटरल एंगेजमेंट का। 2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट चाहती है कि वो कर दे बाय 2047। पर इंडिया जो है इज ए लीडर इन डिजिटल डिजिटल लिटरेसी और डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया के नेगोशिएशन स्किल्स भी बहुत अमेजिंग है, और बायलेटरल रेसिप्रोसिटी यानी बायलेटरल रिलेशंस भी अमेजिंग है। तो इंडिया को ट्रेड ऑफ करना चाहिए, इंडिया को जो है और जियो पॉलिटिक्स को अंदाज़ा लगाकर नेशनल इंटरेस्ट के लिए वर्क करना चाहिए, इंडिया को और आगे बढ़ना चाहिए, ना कि सिर्फ पॉपुलिस्ट मेजर लेने चाहिए। सो दिस इज अ नैरेटिव, दिस इज अ स्मॉल डिस्कशन विच आई डिड कि इंडिया कैसे सोच सकता है, क्या कर सकता है एज फार एज G20 presidency is concerned. This is an article by the co-chairs of T20 Task Force 1, an open trade and sustainable investment Indonesian G20 presidency. Moving further, the goal is to make you understand how to think, how to link, and how to work, and how to create your own thinking. Israel एटलस खोलिए, इसराइल की लोकेशन देखिए, उसमें जेरूसलम देखिए, उसमें पैलेस्टीनियन टेरिटरी देखिए, उसमें वेस्ट बैंक देखिए, उसमें गाजा स्ट्रिप देखिए, फिर आपको बद्दा मुद्दा समझ में आएगा।
इजराइलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यानी पैलेस्टीनियन का कहना है, पैलेस्टीनियन पेरेंट्स का कहना है कि हम इजरायली करिकुलम को नहीं लागू होने देंगे, जो कि हमारे ऊपर किए प्रोटेस्ट को नहीं दर्शाना चाहता है, जो इजरायली मर्डरर की तरह है, जो हमें हमें दबाया कुचला गया है, हमारा नो स्टेट का जो स्टेटस है, हमारे पास कोई अपना स्टेट नहीं है, हमारे पास अपनी कैपिटल नहीं है, उसके लिए इसराइल जिम्मेदार है, इसराइल को हमारा शोषण बंद करना होगा, ऐसे आइडियाज उन किताबों में नहीं होने चाहिए। इसराइल अथॉरिटीज का कहना है कि अरब पार्ट ऑफ द सिटी जो ईस्ट जेरूसलम की है, उसको भी हमारा करिकुलम फॉलो करना चाहिए। तो पैलेस्टीनियन करिकुलम कहते हैं कि वो हमारा हेरिटेज है, हमारा रिलीजन है, हमारी हिस्ट्री है, क्योंकि हम अरब हैं। लेकिन इसराइल का कहना है कि ये गलत है, आपको एक प्रोटोकॉल, आपको एक सिस्टम शेयर करना चाहिए, और जो आप सिखा रहे हो उनको, वो वायलेंट वे सिखा रहे हो, वो हम नहीं सीखने देंगे। तो अरबिक लैंग्वेज जो सिंबल है पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज का, या पैराग्राफ जो है, या मिडिल ईस्ट की जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, उसको इसराइल अपने तरीके से प्रेजेंट करना चाहता है। तो इसराइल का कहना है कि जो भी उस किताब में है, दैट इज इंसाइटमेंट अगेंस्ट द स्टेट, इंसाइटमेंट अगेंस्ट द इसराइल एज ए नेशन, इसीलिए उनको अपडेटेड वर्जन पे जाना चाहिए। इसराइल ने ईस्ट जेरूसलम को 1976 1967 में कैप्चर किया, और उसके बाद उसको एनेक्स कर लिया, ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं है, और उसने होल सिटी को इटर्नल इनडिविजिबल कैपिटल बना लिया। होल सिटी जेरूसलम इज अ वेरी 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 हिस्टोरिकल एंड हेरिटेज लेगेसी, गूगल करके देखो, पढ़ के देखो। हिंदुइज्म तो बहुत ओल्ड रिलीजन है, हम वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन है इन वन ऑफ द वेज, बट जेरूसलम भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हेरिटेज साइट है। बिब्लिकल, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल आइडियाज है वहाँ, उसको देखिए एक बार आप। एक दीवार पे मॉस्क है, तो इधर आपके इसराइली रूट्स की बात होती है, अरब रूट्स की बात होती है, अरब रूट्स का मीटर से कल्चर की बात होती है। तो पैलेस्टीनियन जो है 38% जेरूसलम की पॉपुलेशन का पार्ट है, उसमें से 5% इसराइली सिटीजन है, बाकी नहीं है। वो चाहते हैं कि ईस्ट जेरूसलम जो है फ्यूचर पैलेस्टीनियन स्टेट की कैपिटल बने, जिसमें वेस्ट बैंक भी और गाजा पट्टी यानी गाजा स्ट्रिप भी होनी चाहिए। हमास, जिसका नाम आपने सुना होगा, वो पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी मानते हैं। तो इसलिए 1967 के बाद इजरायली गवर्नमेंट हैज ट्राइड कि ईस्ट जेरूसलम में भी, उनके स्कूल्स में भी इसराइल वाला सिलेबस लागू हो जाए, लेकिन ऐसा आज तक कर नहीं पाए हैं। अगर इजरायली सोल्जर्स को वो मर्डरर दिखाएंगे, ऐसा इजरायली एजुकेशन मिनिस्टर का कहना है, तो हम उसे स्वीकार नहीं कर सकते। या तो उनको स्कूल को बंद कर दिया जाएगा, या उनका लाइसेंस ले लिया जाएगा। सो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। लेकिन आप, यानी पैलेस्टीनियन का कहना है कि आप हमारी हेरिटेज को, हमारे संस्कारों को, हमारी लेगेसी को, हमारी स्ट्रगल को इरेज करना चाहते हो फ्यूचर के लिए, हम ऐसा नहीं होने देंगे। सो दिस इज वन ऑफ द debates, one of the great contention which is going on. From the PT perspective, please check UNCTAD कौन सी बॉडी है, वो कौन सी आपकी रिपोर्ट निकालती है, और वो क्या कह रही है इंडिया के बारे में, बस इतना काफ़ी है। UNCTAD, यूनेक्टेड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, रिपोर्ट 2022 इंडिया के बारे में क्या कहती है, और साथ में वो जो है इंडिया के बारे में क्या कहती है, और उसकी रिपोर्ट की थीम क्या है। मूविंग फर्दर, वन एग्जाम्पल आई वांट टू गिव यू, जो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन से भी बिल्कुल लागू होता है। देख लीजिए ध्यान से मानव ठक्कर को। मानव ठक्कर ने अब तक टीटी में फिलहाल कोई मैच नहीं हारे हैं, टेबल टेनिस चैंपियनशिप इज गोइंग ऑन इन चेंगडू, चाइना। लेकिन बचपन में हारते थे, और सिर्फ हारते थे, और सिर्फ हारते थे, फिर भी स्पोर्ट्स नहीं छोड़ा। जिम्नास्टिक्स पहले पसंद था, जिम्नास्टिक्स छोड़ दिया, टेबल टेनिस साथ में लिया, टेबल टेनिस में हारे, टेबल तक पहुंचते भी नहीं थे शुरू में, लेकिन फिर भी खेला। और बाद में पेट्रोलियम, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की जो पेट्रोलियम एकेडमी, मुझे कहना चाहिए पेट्रोलियम एकेडमी है, पेट्रोलियम एकेडमी इन अजमेर, वहाँ उनको शिफ्ट कर दिया गया। अपने 3 स्टोरी घर को छोड़कर वहाँ शिफ्ट हो गए, और शुरू में उन्होंने घर को बहुत मिस किया, पेरेंट्स को बहुत मिस किया, लेकिन आज की डेट में सिर्फ 25 दिन पूरे साल में अपने घर रहते हैं, वो भी 3-4 दिन से ज्यादा एक बार में नहीं रहते। सो व्हाट मानव ठक्कर सेज कि गोइंग टू हॉस्टल प्रूव टू द बेस्ट डिसीजन, क्योंकि वहाँ पे जो चाइनीज कोच थे येन वी, वहाँ टॉप इंडियन प्लेयर के साथ खेलने का मौका मिला,
हारा, वहां भी हारा, लेकिन फिर भी मैं जीता. तो वही मेंटरशिप वर्क वंडर्स फॉर मानव. एंड देन ही बिकेम अंडर 15 टीम के मेंबर, फिर अंडर 18 वर्ल्ड नंबर वन, एंड देन वर्ल्ड नंबर वन इन अंडर 21 कैटेगरी. और आज भी आगे जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये मेंटल है, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, मुझे आगे बढ़ना है. सो दिस इज द स्पिरिट, दिस इज द स्पिरिट, दिस इज द कॉन्फिडेंस, दिस इज द ह्यूमिलिटी we must all embrace. Going further with key ideas, let's take, जैसा मैंने आपसे कहा, इन टाइम्स ऑफ इंडिया, पहले मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ कि भारत से कोहिनूर गया, भारत से बाकी चीजें भी गई, तो भाई आखिर आप बार बार पढ़ते हैं कोहिनूर वापस आना चाहिए, ये वापस आना चाहिए, कल्चर प्रॉपर्टी वापस आनी चाहिए, वैसे तो कैसे, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए क्या? स्ट्रॉन्ग लॉज चाहिए कि हमें सर्वाइविंग लोकल ट्रेजर को हमें रखने की जगह चाहिए. आखिर प्रॉब्लम क्या है? कोहिनूर हिंदुस्तान आए तो क्यों आए, कैसे आए? पहली बात तो कोहिनूर गया, क्या वो गिफ्ट किया गया था, जबरदस्ती उठाया गया था, क्या हुआ था? एक लॉ है, एंटिक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजरी एक्ट 1972, जिसके अंदर हमारी कल्चरल प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है, लेकिन उसमें अमेंडमेंट की अति आवश्यकता है. अमेंडमेंट नहीं है उसमें. अब आप कहते हैं कि जो आर्टिफैक्ट्स हमारे हैं, हमारे कल्चर को बिलोंग करते हैं, वो हमारे पास वापस आने चाहिए. इसको कहते हैं रिस्टोरेटिव जस्टिस. लूटे हुए, रखे हुए, उठा के ले गए, जो भी है, ऐसा ना करके कॉलोनियल आइडियोलॉजी को आप बढ़ा रहे हैं, कॉलोनाइज पीपल को आप इंफीरियर, प्रिमिटिव फील करा रहे हैं. लेकिन बहुत सारे ऑब्जेक्ट तो लीगली भी गए थे. कोहिनूर डायमंड तो गिफ्ट भी किया गया था, तो जरूरी नहीं है कि वो रिटर्न हो, सबसे बड़ी बात. सेकेंडली, जिस भी कंट्री में वो फिलहाल हैं, उस कंट्री से एग्जैक्टली उसी कंट्री में लेके आना होगा, ये कैसे प्रूव होगा? क्योंकि लाने के बाद भी कॉलोनियल हिस्ट्री तो वाइप आउट नहीं की जा सकती. एंड सेकेंडली, यू आर एग्जैक्टली ब्रिंगिंग टू द सेम कंट्री. अगर वहां से ना गया हो तो इंडिया और पाकिस्तान जैसे भी अलग अलग है, मान लो पाकिस्तान पार्ट से गया हो, तो फिर क्या होगा? फिर उसे आप इंडियन कैसे कहेंगे? सो इंपीरियलिज्म इज पार्ट ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री, एंड द कंट्रीज ऑफ ओरिजिन डू नॉट हैव मीन्स टू प्रोटेक्ट दीज कल्चरल ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि वहां पर उस टाइम परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट थी. और आज भी अफ्रीका जैसे नेशंस में अगर वापस ले गए तो वहां तो खत्म ही हो जाएंगे. वेस्टर्न म्यूजियम्स में सिक्योर हैं, वेस्टर्न म्यूजियम्स में उन पर इन्वेस्टमेंट किया गया है, और वो एक कॉमन हेरिटेज पूरे वर्ल्ड मैनकाइंड के दिखा रहे हैं, कॉस्मोपॉलिटन एटीट्यूड ऑफ पीपल ऑफ द वर्ल्ड. एक एंगल ये लिया जा सकता है. सिमिलरली वी, सो डिस्ट्रक्शन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी इन यूरोप ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू जब हुआ, तो 1954 में आया हेग कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी. आ जाएगा पीटी में. तो उसने कल्चरल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया कि मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी ग्रेट इंपॉर्टेंस की, जो किसी भी पीपल की हो, चाहे आर्किटेक्चर हो, मॉन्यूमेंट हो, किताब हो, आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट हो, सब कुछ उसमें आ जाएगा. और कन्वेंशन जो है सिग्नेटरीज के साथ किया गया, सेफगार्ड करने की और रिस्पेक्ट करने की बात की गई. 1970 में यूनेस्को का कन्वेंशन आया, मीन्स ऑफ प्रोहिबिटिंग एंड प्रिवेंटिंग इलिसिट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एंड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी, परमिटेड रिटर्न ऑफ स्टोलन ऑब्जेक्ट्स. अगर प्रूफ है ओनरशिप का तो 1970 के इसने कहा कि भैया आप ले जाइए. तो फिनोमिनल जो इंक्रीज था इलीगल एक्सपोर्ट में कल्चरल ऑब्जेक्ट्स का, वो बढ़ता रहा. इसीलिए 1995 में एक और आया, UNIDROIT कन्वेंशन ऑन स्टोलन और इलीगली एक्सपोर्टेड कल्चरल ऑब्जेक्ट्स. ओके, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन मीन्स ऑफ प्रोहिबिटिंग और प्रिवेंटिंग इलिसिट इंपोर्ट के बाद ये आ गया. इसको गूगल करके देखिएगा, यू कैन गेट द वन लाइन डिटेल. लेकिन इसमें भी टाइम लिमिट है कि कितने टाइम से पहले आप अप्लाई करोगे तो आएगा. ये इंटरनेशनल कन्वेंशन जो ऑब्लिगेशन तो डालते हैं रिपैट्रिएट करने के लिए कि भाई जिस भी कंट्री में वो वापस आ जाए, लेकिन ये कन्वेंशन जो है वो यूरोपियन और जिन कंट्री के पास माल मसाला है उनके एंगल से ज़्यादा है. तो फ्रांस ने 2017 में एक रिपोर्ट कमीशन की और उन्होंने कहा कि जो भी हमने फ्रेंच ऑक्यूपेशन, यानी कि जो भी वेस्टर्न अफ्रीका को हमने ऑक्यूपाई किया था, हम उसको रिपैट्रिएट कर देंगे. लेकिन आप देखिएगा, प्लीज डू चेकआउट कि अफ्रीका में फ्रांस का क्या था, पुर्तगाल का क्या था, जर्मनी का क्या था, इंग्लैंड का क्या था, अमेरिका की कॉलोनी थी कि नहीं थी, क्या था? देखिए एक बार, एक मैप देखिए. तो फ्रांस इज रिलेक्टेंट टू रिटर्न
इजिप्शियन हार्ट हाउस्ड इन लूवर म्यूजियम। ऐसी नीदरलैंड जो है नेशनल म्यूजियम ऑफ वर्ल्ड कल्चर, उन्होंने भी बोला कि हमने जो स्टोलन कॉलोनी एरिया के टाइम की जो भी स्टोलन आर्टिफैक्ट्स हैं वी विल गिव इट बैक। लेकिन क्या गिव इट बैक इज द ओनली सॉल्यूशन? केस टू केस मैटर करता है। इंडिया के केस में सेक्शन 3 ऑफ आर्ट एंड एंटिक्विटीज एक्ट 1972 वो प्रोहिबिट करता है एक्सपोर्ट ऑफ एंटिक्विटीज और आर्ट ट्रेजर्स एक्सेप्ट थ्रू द सेंटर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन पनिशमेंट जो है सिर्फ क्या है, 6 मंथ से 3 साल के सिंपल इम्प्रिजमेंट। इसीलिए कल्चरल क्राइम्स को माइनर ऑफेंस मान लिया जाता है, जबकि इजिप्ट और चाइना में डेथ पेनल्टी है कल्चरल क्राइम्स के लिए। तो इंडियन लॉज आर हाईली इनफेक्टिव। हम क्या करें? स्टेप्स चाहिए हमें कि इंडियन आर्ट एंड कल्चर स्कूल्स में, कॉलेजेस के सिलेबस में हम बताएं। और ऑब्वियसली वी आर रनिंग ए सीरीज ऑन आर्ट एंड कल्चर, प्लीज डू वॉच इट स्टेप बाय स्टेप, जिसमें हम आपको सिखा रहे हैं कि आपको सोचना कैसे है, आर्ट एंड कल्चर को पढ़ना कैसे है। एनजीओ जैसे इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट वो काम कर रहा है, लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे आर्ट ऑब्जेक्ट्स काम कर रहे हैं, लेकिन पनिशमेंट और स्टिंजेंट होनी चाहिए। और ऐसा हमारे ऑथर सर का कहना है। एंड द सर हु रोट दिस, ही इज अ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना एंड उत्तराखंड हाई कोर्ट्स। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट आर्टिकल सिमिलर टू द वन वी हैव रेड, कि भाई इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा 27-28 तक, लेकिन कैसे? कैसे? तो अवेलेबल डेटा ये कहता है 8% इन द करंट फिजिकल ईयर, और 7 से 8% अगर आपने आगे मीडियम टर्म में अगर सस्टेन कर लिया तो इंडिया जो है बाई 27-28 थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। तो जीडीपी इन द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2021-22 एक्सीड किया वैल्यू में 2019 और 2022 के मुकाबले। इसीलिए जीडीपी दिखाता है कि ग्रोथ रेट बढ़ रही है। तो ग्रोथ रेट्स अगर बढ़ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि वैल्यू एडिशन हो रहा है। होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सर्विसेज, ब्रॉडकास्टिंग, वो अभी भी कम है प्री कोरोना टाइम्स के मुकाबले, लेकिन अगर वो भी बढ़ जाएंगी कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स की तरह जो बढ़ रहे हैं, कॉन्टैक्ट इंसेंटिव सेक्टर जैसे माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, जो भी यूटिलिटी सर्विसेज हैं, तो वो अगर और बढ़ जाएंगे तो अगर जो स्कोप अगर वो जितना है उनको पूरा कर लेंगे तो नेचुरली वी हैव ए गुड चांस। और क्या हो सकता है? इंडियन इकोनॉमी ने जितने बड़े स्केल पे रिस्ट्रक्चरिंग अभी हो रही है, दैट हैज नेवर बीन विटनेस्ड आफ्टर 1991 फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म जब आए थे। फॉर एग्जांपल टाटा सन्स का एग्जांपल दिया, सेकेंडली भूषण स्टील का एग्जांपल दिया, एसआर स्टील का एग्जांपल दिया, that they have undergone restructuring. Banks have been bleeding on account of massive non-performing assets. अभी जो है बैंक वेल कैपिटलाइज्ड हैं। एनबीएफसी जैसे आईएल एंड एफएस जो है वो दोबारा रिवाइटलाइज हो गई हैं। कंपनी जो है हेविली का इकोनॉमी इज हेविली डिजिटाइज्ड। इंफ्रास्ट्रक्चर वापस से बनने लग गया है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है वो अक्यूमुलेट हो रहे थे, वो धीरे 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 दे आर स्टैंडिंग आउट। इंडिया स्टैंडिंग आउट इन टर्म्स ऑफ फिस्कल एंड मॉनेटरी मैनेजमेंट जो हमने कोरोना के टाइम में किया। और सबसे बड़ी बात ये, वन ऑफ द लार्जेस्ट पैकेजेस हमने बिग एंड स्मॉल कंपनीज को दिए। उसके बाद भी हम आगे बढ़ रहे हैं। मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो इसीलिए इन्वेस्टमेंट साइकिल इज शोइंग दैट आवर जीडीपी विल इंक्रीज। सो ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, अब देखिएगा इसका मतलब क्या होता है। ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट वो कितना है? 30.1% ऑफ जीडीपी से बढ़कर वो 33.6% ऐसा हो गया। मतलब सिंपल सी बात है, बढ़ गया बेसिकली। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हमने अभी भी बात की थी, उन्होंने अर्बन एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, और वो जो है लोवेस्ट है, ऐसा ऑथर का कहना है इन द रिसेंट टाइम्स। ईपीएफओ ने भी बताया कि हमारे यहाँ 12.2 मिलियन लोग और जुड़ गए हैं। ईपीएफओ ने ये डेटा दिया। तो आप भी ऐसे ही आंसर्स में कोई ना कोई डेटा कोट कर सकते हैं, कोई ना कोई बात कोट कर सकते हैं, रादर देन माइंडलेसली राइटिंग ये कम हुआ, ये ज़्यादा हुआ। अब ग्लोबल ट्रेडिंग इन्वायरमेंट के अकाउंट पे इंडिया फिर भी प्रोटेक्शनिज्म और ऑटोमेशन की तरफ बार बार नहीं भाग रहा है। इंडिया इज मूविंग फॉरवर्ड। चाइना जब ग्लोबल मार्केट में एंटर कर रहा था तो उसका सिर्फ 6.5 ट्रिलियन था, फिर भी आज वो यहाँ पहुँच गया। सो इंडिया को कुछ है चीज़ें, जैसे कि अब यूएस फेड यूएस जो फेडरल रिजर्व है वो कैसे एक्ट करते हैं, एक्सचेंज रेट में आरबीआई कैसे करता है। और आरबीआई तो इसको भी लेकिन चैलेंज के तौर पे यूज़ करके आगे बढ़ रहे हैं। सो India has been able to withdraw large amount of money supply from the economy by selling dollars for rupees। इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया और रुपी को डेप्रिशिएट भी होने दिया। तो कॉम्पिटिटिवनेस भी हो रही है इंडियन गुड्स की वर्सेस दोज जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। तो ये कुछ आइडियाज हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट हियर वी हैव डिस्कस्ड हाउ टू टॉक बिग थिंग्स इन ए सिंपल वे। प्लीज डू रीड दिस आर्टिकल अगेन, go with your own speed and understanding, and I'm sure you are going to have lot of understanding and also
learning with the keywords. Please do make a note of keywords and points. Coming further, जैसा हमने बोला था अभी कि इंडिया जो है इंडिजिनस हेलीकॉप्टर इंडिया ने बनाया। इंडिया जो है अभी भी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर सेगमेंट में लैग करता है, बना लेगा जल्दी। जैसे मैंने आपको बताया रशियन केमोव के-31 हम नेगोशिएट किए थे, लेकिन रशिया के साथ वो नेगोशिएशन सस्पेंड हो गए। जेट इंजन में हम फेलियर हो गए थे, हमने इंडिजिनस कावेरी प्रोजेक्ट एक बार बनाया था। अब इंडिया के जो फॉरेन डिफेंस परचेजेस हैं दे हैव कम डाउन by almost 21% in 2017-2021 अकॉर्डिंग टू स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, पीटी में नाम आ सकता है। तो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हम अचीव करेंगे और हमारा फॉरेन डिपेंडेंस और कम हो जाएगा। दैट इज व्हाट वी वांट टू से। दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मूविंग फर्दर, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द नोबेल प्राइज, बट देन स्टिल अगेन अगर हम बात कहें, अगर हमें कोई और कीवर्ड मिले, लेट्स सी फ्रॉम द न्यूज़पेपर पर्सपेक्टिव ओनली, तो उनकी मैटर रिसर्च करती है। जैसा मैंने कहा कि वो अफ्रीका मॉडल जो हम जहाँ से हमारा एवोल्यूशन हुआ, माइग्रेशन ऑफ मॉडर्न ह्यूमन हुआ, होमोसैपियंस हुआ, वो ट्रेस्ट हम अफ्रीका में स्ट्रेट लाइन में कर सकते हैं। अर्ली ह्यूमंस इंटरब्रिड किया निएंडरथल्स के साथ और डेनिसोवेंस के साथ, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। यूरेशिया में आने से पहले उन्होंने आपस में इंटरब्रिड और हैबिटेट किया। तो इसका मतलब आर्काइक जीनोम सेगमेंट्स को उन ग्रुप से हम आज तक लेके आ सकते हैं। तिब्बतियंस अभी भी हमारे हाई अल्टीट्यूड पे सर्वाइव करते हैं, वो कैसे करते हैं? ओके, सो बट ये क्वेश्चन कि होमोसेपियन सर्वाइव कर गए लेकिन निएंडरथल और डेनिसोवान्स वो एक्सटिंक्ट हो गए डिस्पाइट हैविंग अडेप्टेड टू द क्लाइमेट इन यूरेशिया, ये क्वेश्चन का आंसर हमें मिला नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर हम पता लगा सकते हैं धीरे धीरे इन द सेम लाइन। तो जेनेटिक डिफरेंसेस, हमारे जो क्लोज एक्सटिंक्ट रिलेटिव्स हैं, हमारे रिलेटिव्स, ह्यूमन बींग्स के रिलेटिव्स, उनकी हम बात कर रहे हैं। हमें पता चलेगा तो हम बेटर आंसर कर पाएंगे कि ह्यूमन बींग्स ट्रूली डिफरेंट क्यों हैं, और फिजियोलॉजी और मेडिसिन में भी हमें हेल्प मिलेगी। दिस इज द होल पॉइंट वी कैन से। मूविंग फर्दर, ये एक एग्जांपल है, ये टूरिज्म इंडस्ट्री का। वी हैव ऑलरेडी टॉकन बिलियन ऑफ डॉलर्स आते हैं इंडियन इकोनॉमी में, लॉकडाउन की वजह से हुआ। देखिए ये चार्ट आप ध्यान से देखिए, 2022 में इंडियन नेशनल डिपार्चर्स फ्रॉम इंडिया बढ़ रहे हैं, 2020 और 2021 में कम हुए ड्यू टू कोरोना, एंड फॉरेन टूरिस्ट अराइवल और बढ़ने चाहिए लेकिन वो अभी कम है, बहुत सारी कंट्रीज से कम है। जैसे बांग्लादेश, शेयर ऑफ टोटल परसेंटेज में अगर हम बात करें तो इंडिया रिसीव्ड अबाउट एज मेनी टूरिस्ट फ्रॉम बांग्लादेश एज द पॉपुलेशन ऑफ मणिपुर। मणिपुर की पॉपुलेशन जितने लोग बांग्लादेश से भारत घूमने आए। सिमिलरली यूएस भी अभी डाउन है, सिमिलरली यूके भी डाउन है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, मलेशिया, श्रीलंका, जर्मनी, रशिया। दिस इज हाउ इट कुड बी। तो यू हैव टू सी कि कैसे चीजें आगे हो सकती हैं। विंटर कुड बी बेटर, सीजन कुड बी बेटर, लोकल मार्केट नीड टूरिस्ट। तो बहुत सारे लोकल मार्केट्स इंडिया में जो है उन्हें चाहिए, जो इंडिया में आते हैं। एवरेज ड्यूरेशन स्टे जो है वो बांग्लादेश की देखिए 13.9, यूएस 23 डेज, यूके 18, ऑस्ट्रेलिया 23, 27, 16, 10, 11, 14, 15 ऐसे करके है ये। इंडियन फॉरेक्स अर्निंग्स फ्रॉम टूरिज्म, ये देखिए इट इज ग्रो 10 फोल्ड। 2001 से अगर आप बात करें 2020 की, तो वो 10 टाइम्स बढ़ गया है। 3.2 बिलियन था और अब 30.1 बिलियन हो गया है। So this is what we have to understand and we have to bring in our answers. Let's move forward. Coming to the business line, हम बात करते हैं कि what is called global bond indices. तो मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल जो मोस्ट पॉपुलर ग्लोबल इक्विटी इंडेक्स है, तो हर कंट्री चाहती है कि उसके लार्ज कैप स्टॉक्स जो हैं उस इंडेक्स के पार्ट हो जाएं। तो उनका रोल है, बेसिकली रोल है ग्लोबल बॉन्ड इंडिसेस का, कि वो लिक्विडिटी और फ्लो को दर्शाते हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर कहाँ हो रहा है और हर मार्केट में उतार चढ़ाव कैसे हो रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो इंडिया इज पुशिंग फॉर इट, बिकॉज इससे इंडिया का जो है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इन्वेस्टर्स का इंडिया में, और इंडिया का लिक्विडिटी मार्केट भी बढ़ेगा। तो इंडिया पार्ट अभी तक नहीं है ग्लोबल इंडेक्स का, रशिया का इंक्लूजन हो गया उस इंडेक्स से। तो अगर रशिया को टेक्निकली हटाया गया तो इंडिया उसमें इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट बॉन्ड मार्केट है इमर्जिंग कंट्रीज में। लेकिन थोड़े टाइम के लिए डेफर किया गया इंडिया का इंक्लूजन, बिकॉज टैक्सेशन लॉज और सेटलमेंट मैकेनिज्म्स इंडिया और जो
बाकी मैनेजर्स हैं, ग्लोबल बॉन्ड इंडिसेस, उनके बीच में हो नहीं पाया। तो इसीलिए अब ये होगा, एडवांटेजेस इंडिया को मिलेंगी, क्योंकि उससे क्या होगा, इन्वेस्टर्स इंडिया में ज़्यादा पैसा पंप कर सकते हैं, और जैसा एज आई टोल्ड यू, कॉन्फिडेंस उछेगा। लाइक इन डेवलप कंट्रीज, इंडिया चाहता है कि बॉन्ड्स फंड्स में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, रादर देन बैंक फंड्स। बॉन्ड फंड्स में ज़्यादा होना चाहिए रादर देन बैंक फंड्स इन डेट मार्केट। तो इंडेक्स इंक्लूजन से ज़्यादा लिक्विडिटी आएगी, डेप्थ आएगी, इससे दोनों ऑब्जेक्टिव हमारे पूरे हो पाएंगे। दैट इज़ व्हाट वी कैन से विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड मार्केट। मूविंग फर्दर, अगर हम बात करें कि भाई आपने CUET अभी सुना होगा, एक एग्जामिनेशन हुआ, तो आखिर CUET ने चेक क्या किया, ये आर्टिकल उसके बारे में बात करता है। तो आर्टिकल टॉक्स अबाउट कि जब तक हाई ऑर्डर स्किल्स पैदा नहीं होंगे, जब तक चैलेंजिंग नहीं होगा स्टूडेंट से, तो 12वीं की किताब पढ़ के बहुत सारे लोग तो 100 नंबर ले ही आएंगे। कहा गया था कि CUET जब होगा तो इट विल बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन NCERT क्लास 12 सिलेबस। पेपर्स ने वो अप्रोच फॉलो की। इंटेंशन था कि एलिमिनेट करना या सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करना कोचिंग को, लेकिन वो तो नहीं हुआ। और CUET ने देखा कि बहुत सारे कोचिंग जो है हाई अमाउंट्स उन्होंने चार्ज किए, और कोचिंग प्लेटफॉर्म जैसे अड्डा, 24/7 साइड की, उन्होंने तो 100% ग्रोथ देखी अपने किंडरगार्टन से 12th का, लेकिन उससे कोई फ़ायदा भी हुआ? तो टेस्ट जो है वो सिर्फ 12th क्लास के बेस के ऊपर हो, ऐसा NEP ने नहीं कहा है। कोचिंग तो वैसा करा ही नहीं सकती। कोचिंग इज ए सोशल फिनोमेना। कोचिंग तो होता ही है जब टेस्ट सिंपल हो चाहे डिफिकल्ट हो, लेकिन कोचिंग भी मीनिंगफुल होनी चाहिए। जितना इजी टेस्ट होगा, वो ज़्यादा कोचिंग होगी, क्योंकि जितना हायर क्वालिफाइड ट्यूटर्स होंगे, वो इंस्ट्रक्टर्स होंगे, वो तो कम होंगे ना। इजी एग्जाम होगा तो ज़्यादा ट्यूटर मिलेंगे आपको। तो इसीलिए CUET के पेपर को फोकस करना चाहिए कि वो जो है एक अच्छा टेस्ट बनाए, जिसमें हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को चेक किया जाए, चैलेंजिंग हो स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन लेना टॉप कॉलेजेस में। बोर्ड एग्जाम्स का भी कहा गया है आर्टिकल में, ऐसे ही डाइल्यूशन हुआ है, और उनका डाइल्यूशन होने की वजह से ही जो है स्टूडेंट्स 99% ज़्यादा स्कोर मार्क्स करते हैं। जो क्वेश्चन चैलेंजिंग होते हैं उसकी वो डीपर अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट की मांगते हैं। अगर डीपर अंडरस्टैंडिंग होगी तो स्कोर आपका थोड़ा कम आएगा। इसीलिए CUET ये दिखाता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी भी देखिए आप कि 19,800 बच्चों का 100% आया। ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही एडवांस जेई की बात करें आप, तो पेपर जब स्ट्रिक्टली NCERT के उसके ऊपर किया जाएगा तो वहाँ पे तो 0.015% है आउट ऑफ 2 लाख में से। 30 से भी कम बच्चों का वहाँ पे स्कोर आया है IIT JEE की अगर हम बात करें। तो इसीलिए थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स चाहेंगे कि फुल स्कोर आए, इससे CUET इनफेक्टिव हो जाएगा, कोई भी एग्जाम इसके लिए। इसलिए इसीलिए सिविल सर्विसेज में 50% नंबर भी नहीं आते PT में भाई मेरे। कट ऑफ 50 से भी कम हो जाती, क्योंकि थिंकिंग स्किल्स ही नहीं है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर जो पहला स्टेज है, और फिर लॉन्ग आंसर राइटिंग जिसमें आपकी डेमोस्ट्रेट करना पड़ता है एबिलिटी टू कंपोज आर्ग्यूमेंट, एबिलिटी टू कंपोज एन आर्ग्यूमेंट, वो आपकी लाइफ स्किल से पता लगती है, वो होती ही नहीं है बच्चों में। स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिकल थिंकिंग होती ही नहीं है। इसलिए MCQ फॉर्मेट तो अच्छा है, लेकिन क्वेश्चन तो ऐसे होने चाहिए जो रोड बेस्ड लर्निंग या स्ट्रेट किताब से ना आए। हाई क्वालिटी MCQ सेट किए जाएं, जैसे UPSC में सेट होते हैं, उससे हाई ऑर्डर थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल बनते हैं। क्योंकि MCQ कैन बी इजीली यू नो एंड रिग्रेसली एनालाइज्ड, और एनालिसिस ऑफ गुड पेपर शो करता है कि इट कंटेन्स क्वेश्चन एट ऑलमोस्ट ऑल लेवल ऑफ डिफिकल्टी। तो मोस्ट डिफिकल्ट जो क्वेश्चंस होंगे वो TDS जो होंगे, वो थोड़े से लेंथी भी होंगे, वो क्रिटिकल थिंकिंग मांगेंगे, बच्चा कर ही नहीं पाएगा। इसीलिए बहुत कम स्टूडेंट्स टॉप स्कोर लेकर आ पाएंगे। ये श्रीधर राजगोपालन ये ऐसा कह रहे हैं। सो दैट इज वाई वी मस्ट ऑल्सो प्रिपेयर ऑन दोज लाइन्स, जहाँ पर हमें थिंकिंग, जहाँ पर हमें वर्क जो है वो स्टाइल और मतलब तरीके से काम हो। गांधी जी और अंबेडकर दोनों ही पर्दे के खिलाफ थे। यहाँ गांधी जी और मैं अंबेडकर साहब की बात कर रहा हूँ, गांधी जी और अंबेडकर सर की बात हो रही है। तो गांधी जी को कहा गया कि भाई आप नॉन बिलीवर हो, हमारे बारे में आप ना बोलें। गांधी जी ने बोला, गांधी जी की जो अप्रोच थी वो माइल्ड थी और परसुएसिव थी। और गांधी जी ने कहा कि भाई हिंदू वुमेन को अपनी मुस्लिम सिस्टर्स को बचाना चाहिए। और गांधी जी जो है वो कहते थे कि ये इस्लाम का प्योर टेनेंट नहीं है, प्रो हिजाब नहीं है आइडिया, जो कि मॉडर्न समाज का, या मतलब पर्दा जो है वो मुस्लिम वुमेन को मेंटल और मॉरल नरिशमेंट से डिप्राइव कर देता है, हेल्दी सोशल लाइफ से डिप्राइव कर देता है, ऐसा अम्बेडकर साहब का कहना था। इससे सोशल सेग्रीगेशन बढ़ जाता है, और कांटेक्ट भी इस्टेब्लिश होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अम्बेडकर साहब ने कहा कि पर्दा और उसके इविल्स
वो किसी भी समाज में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए हिंदुओं को भी उनको छोड़ देना चाहिए। पर्दे की रिलीजियस सेंक्टिटी, यू नो, पर्दा जो है उसकी रिलीजियस सेंक्टिटी अगर आप मानोगे और आप बोलोगे कि उसके बिना धर्म ही नहीं चल सकता, तो ये डिबेटेबल पॉइंट है। So that is what Gandhi ji also said, and also Ambedkar sir also said that they both wanted कि पर्दा सिस्टम या हिजाब कह लीजिए, या ये सारा का सारा जो है इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन ये मॉडर्न प्रोग्रेसिव सिविलाइजेशनल थॉट के अगेंस्ट है। ये एक ईरान में आप देखिए, thousands of young women joined Islamist and leftist group to ensure success of Islamic revolution, ये ट्रू है। लेकिन आज वो उसी के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हमें पर्दा, हमें हिजाब, हमें नहीं चाहिए, और वहां पर एक रिवॉल्यूशन चल रहा है, विच ईरान क्लेम्स कि ये इसराइल और यूएस जैसी कंट्रीज की साजिश है हमारे अगेंस्ट। दे आर ऑल्सो स्टिल नॉट सीइंग इट दैट इट्स अ राइट वे, एंड इट्स अ साइन कि पीपल वांट मोर फ्रीडम, पीपल वांट मोर ट्रांसपेरेंसी। अब हम अगर बात करें बिजनेस स्टैंडर्ड की, तो बिजनेस स्टैंडर्ड में जो है लेबर मार्केट की हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, एक्सपोर्ट की भी हम बात कर चुके हैं। सो अगर हम बात करें आज के न्यूज़पेपर में, बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अगर हम उसकी सीपीआई की लिमिटेशंस की बात करें, क्योंकि एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने, ये भी जनरल स्टडीज पेपर 3 में और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सीपीआई का हमें पता है कि 4 ± 2% में होना चाहिए। उसके बाद यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है डिफेंड किया गवर्नमेंट की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को लास्ट के कुछ महीनों में। मिडिल इनकम सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन जो है डाउट कर दी कि सीपीआई भाई कुछ कर भी रही है कि नहीं कर रही है। वो कहते हैं कि हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर तो इतने बढ़ गए हैं पहले से, जितना आपका हेडलाइन सीपीआई नंबर बता भी नहीं पा रहे हैं टोटल ओवरऑल में से। और सोशल मीडिया में कहते हैं कि भाई स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट जो है नकली नंबर दे रहा है और ये होता है वो होता है। तो इंडियन सीपीआई जो है एक हैंडी इंडेक्स है, वो दिखाता है कि रिटेल प्राइसेस गुड्स और गुड्स के कैसे ऊपर नीचे जा रहे हैं। उसे बनाया गया था इस बात के लिए कि वो प्राइस मूवमेंट को इंडियन बास्केट जो है, इंडियन कंज्यूमर बास्केट, उसको वो दिखा सके कि भाई हमारी परचेजिंग हैबिट्स क्या है। हमारा जो हमने आज बात की थी पहले भी, कॉम्प्रिहेंसिव कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे की हमने बात की थी प्रीवियसली इन द लेक्चर, तो उसकी बात हो रहा है। इसीलिए इसका डिजाइन रिगरस और रोबस्ट होना चाहिए। लेकिन अब पहली बात, हमारा जो आज का सीपीआई है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो ना 2015 में रिवाइज हुआ था, और जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे था 2011-12 का था, 2011-12। दैट इज वाई वेटेज असाइन टू फूड इन सीपीआई कंजम्पशन बास्केट इज जस्ट अंडर हाफ। उसमें वेरिएशंस भी हैं रूरल और अर्बन एरिया की। रेस्ट इज मेड अप ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। आउटडेटेड आइटम्स भी हैं विच मे नॉट बी रेलेवेंट इन 2022। फॉर एग्जांपल, इंडिया के फॉर्मर चीफ स्टैटिस्टिशियन प्रणब सेन सर एंड इवन आशिमा गोयल मैम, हु इज करंटली मेंबर ऑफ एमपीसी, उन्होंने भी कहा है कि सीपीआई बास्केट नीड टू बी ओवरहॉल्ड, इसको रिवाइज होना चाहिए। बट गवर्नमेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे ऑफ 2000। मैंने आपको कहा था पहले भी ये बात, डेटा इक्वालिटी की बात हुई थी। इसीलिए बास्केट क्वालिटी विल ओनली गो चेंज इन 24-25। अंटिल दैट हैपेंस, इन्फ्लेशन नंबर्स एक्चुअल हाउस होल्ड स्पेंडिंग को नहीं दिखा पाएंगे। दूसरी बात, अगर डेटा ही आउटडेटेड है तो पॉलिसी एक्सपर्ट सब कुछ मिसरीड करेंगे। आप कहोगे भाई हमारा गुड्स एंड सर्विस कलेक्शन बहुत बढ़ रहा है, लेकिन आप एक्चुअल में जीएसटी कलेक्शन करंट प्राइसेस पे दिखा रहे हो। वही नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी वाली बात, तो रियल ग्रोथ हुई कि नहीं हुई ये देखना पड़ेगा। जीएसटी कलेक्शंस आर राइजिंग मच फास्टर देन इन्फ्लेशन, ये भी आप सोचने वाली बात है कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दे आर नॉट कवर्ड अंडर सीपीआई बास्केट, दैट इज वाई ट्रू एक्सटेंट को नहीं दिखा पा रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी भी ओवर डिपेंडेंट है सीपीआई को। अब इसको रिप्लेस कैसे करें, ये आज तक इस पे चर्चा हुई है लेकिन कुछ हो नहीं पाया है। आरबीआई कोर इन्फ्लेशन पे फोकस करे, इसका मतलब है सीपीआई विदाउट फूड एंड अदर वॉलेटाइल एलिमेंट्स। कुछ कहते हैं सीपीआई प्लस होलसेल इंडेक्स पे फोकस करे। तो आरबीआई टिल 2015-2016 डब्ल्यूपीआई को भी पॉलिसी सेटिंग के लिए यूज करता था, लेकिन जब क्रिटिसाइज किया जाता था क्योंकि ह्यूज डाइवर्जेंस है डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में। सीपीआई डबल डिजिट्स में आता है जबकि डब्ल्यूपीआई तो बहुत लोअर आता है। तो इसीलिए उर्जित पटेल कमेटी रिपोर्ट 2014 में जो आई थी, उसने डिसाइड किया कि भाई हम आरबीआई जो है सीपीआई यूज करेगा प्राइमरी इंडेक्स फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट फ्रेमवर्क के लिए, जो अभी हम कर रहे हैं। अब सिचुएशन रिवर्स हो गई है। अब
WPI तो जो है परसिस्टेंटली डबल डिजिट्स में चला गया और CPI उसका आधा हो गया है। तो ये एक सोचने वाली बात है। फाइनली मॉनेटरी पॉलिसी ऐसा कुछ करे जिससे CPI काबू में हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि सप्लाई और डिमांड का जो कोरिलेशन है वो ठीक से हो जाए। तो बेसिकली हायर इंटरेस्ट रेट जो RBI कर रहा है, टाइटर लिक्विडिटी कर रही है, उससे जो है एक्सेसिव कंजम्पशन की जो सोच है वो शायद थोड़ी कम हो जाए, क्योंकि पैसा जब टाइट होगा तो खर्चा कम होगा। तो प्रॉब्लम ये है कि फूड इन्फ्लेशन इज़ वेरी हाई और प्राइस राइज भी ज़्यादा है। तो सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शंस भी हमें नुकसान दे रहे हैं, जैसे कि कोविड पेंडेमिक की वजह से हुए, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से हुए, एंड सो ऑन। अगर प्राइस ऑफ फ्यूल इज अगेन गोइंग टू राइज वेरी हाई, तो इससे ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट होंगी, चीज़ों के दाम वैसे ही बढ़ जाएंगे। इसीलिए सरकार को हो सकता है इंपोर्ट ड्यूटी में कट करना पड़े। तो CPI एक इंपॉर्टेंट टूल है, उसकी लिमिटेशंस हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, और करेक्ट पॉलिसी रिस्पॉन्स लाने के लिए भी सोचा जा सकता है। तो ये मैंने आपको एक चर्चा की, आई हैव डिस्कस सम आइडियाज, आई हैव गिवन यू सम की पॉइंट्स, यू हैव टू मेक नोट्स आउट ऑफ इट सो दैट यू अंडरस्टैंड एंड मूव फॉरवर्ड इन अ स्मार्ट वे। कमिंग टू द हिंदू न्यूज़पेपर, there is an example given in the Hindu news item today that 4 decades, even after 4 decades, वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के बेनिफिशरीज को स्लम्स नहीं मिले हैं 4 डिकेड्स के बाद भी। सोचिए आप, इन ऑर्डिनेट डिले, और आप बात करते हैं कि इकोनॉमी ग्रोथ, पॉवर्टी एलिमिनेशन एंड सो ऑन। सो मद्रास अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक आर येट टू गेट देयर सील डीड्स। क्यों? क्योंकि नॉन ट्रांसफर ऑफ लैंड टू तमिलनाडु अर्बन हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड, कुछ लैंड को आपने वाटर कोर्स परम्बोक के लिए आपने क्लासिफाई कर दिया, ओरिजिनल अथॉरिटीज़ के जो है डॉक्यूमेंट्स ही गुम हो गए हैं, और कुछ जगह वायलेशन भी किया गया है। तो दिस इज बोथ अ सिस्टमेटिक एरर, दिस इज बोथ अ पॉलिसी बेस्ड एरर एंड सो ऑन। तो ये एक एग्जांपल है कि कैसे ऐसे बहुत सारे हर सिटी में एग्जांपल्स होंगे जो कि हमारे साथ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट important article in Hindu, we are talking about how every drop counts. तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं जल जीवन मिशन में, उसमें हर ड्रॉप काउंट करती है। जल जीवन मिशन वो कहता है कि भाई हर घर को जल मिलना चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों की बात की गई है कि उनको सबको मिल जाना चाहिए टैप वाटर एक्सेस। लेकिन क्वेश्चन ये है कि पोर्टेबल वाटर सबको ठीक से मिला कि नहीं मिला है, कब तक मिलेगा। 62% ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स के पास फुल्ली फंक्शनल टैप वाटर है विद इन देयर प्रेमिसेस, ऐसा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन वाटर रिसोर्सेज की रिपोर्ट ने हमें बताया। लेकिन ओनली 3% ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स जो सर्वे की एजेंसी ने, मार्जिन ऑफ एरर थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, ये जो है बताता है कि एक इम्प्रेसिव रेट के ऊपर पीने का पानी घरों तक पहुंचा है एंड मिशन इज गोइंग वेरी वेल बाय 2024 टू अचीव इट्स टारगेट। लेकिन डिस्पैरिटीज हैं। तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, गोवा, पुदुचेरी, मोर देन 80% ऑफ हाउस होल्ड्स फुल्ली फंक्शनल कनेक्शन विद इन हाफ, लेकिन लेस देन हाफ ऑफ द हाउस होल्ड्स कहाँ पर हैं? राजस्थान, केरला, मणिपुर, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम के लेस देन हाफ हैं। तो तमिलनाडु, हिमाचल, गोवा, पुदुचेरी का बहुत ज़्यादा है। अबाउट 75% ऑफ हाउस होल्ड रिसीव वाटर ऑल डेज ऑफ द वीक, और 8% को सिर्फ हफ्ते में एक दिन, और एवरेज हाउस होल्ड 3 घंटे के लिए भी आ रहे हैं। तो आप दिल्ली का एग्जाम्पल ले लीजिए, बाकी एग्जाम्पल ले लीजिए। तो यानी कंटेमिनेशन भी नहीं होना चाहिए, जो क्लोरीन कंटेमिनेशन है वो भी नहीं होना चाहिए, बैक्टीरियोलॉजिकल कंटेमिनेशन भी नहीं होना चाहिए, TDS भी ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, और सेंटर और स्टेट को मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए ताकि फीमेल्स बेसिकली, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिनका हैरेसमेंट होता है, पानी लाना, दूर से लाना, पढ़ाई छोड़ना, इन सब चीज़ों पे एक सोशल चेंज की बात भी आएगी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। दिस इज़ व्हाट we can say from this article. You can use these ideas in essay and also in ethics. So अब हम बात कर रहे हैं, before we wind up, that how rupee is under pressure, और बाद में क्या होगा। 3 डेवलपमेंट, तो 3 डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, दैट हाउ वेलफेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो स्टेट की है वो बढ़ी हुई है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो, चाहे फूड सिक्योरिटी इंडेक्स हो, चाहे ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो, हर जगह इंडिया को अपने रिकॉर्ड को रेज करना है। दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से। ये तीनों एरियाज में इंडिया को अपना रिकॉर्ड रेज करना है। यू मस्ट रिमेंबर, इंडिया का आपको अगर ये याद है कि कितना
मतलब क्या रैंक है, दैट इज वेरी गुड, बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसका थीम क्या है, उसको लाता कौन है और उसको लागू कौन करता है, एंड व्हाट आर द पैरामीटर्स एंड इंग्रेडिएंट्स इनटू इट. With this idea, let's understand and wind up by talking about final point from the Mint newspaper, that so we are taking up a very important topic, one topic that was there with respect to India's conditions. Okay, China is rerouting US natural gas to Europe at a big profit. चाइना यूएस से सस्ते में नेचुरल गैस को उसने लिया, क्योंकि चाइना को पहले पुश किया था यूएस ने कि यू आर नॉट डूइंग इनफ ट्रेड विद अस इन दिस रिगार्ड, तो हमारे पास सरप्लस गैस है, व्हाई डोंट यू टेक इट अप. चाइना इज टेकिंग सरप्लस गैस फ्रॉम द यूरोप एंड देन इट इज नाउ सेलिंग इट एट ए वेरी हाई प्रॉफिट टू यूरोप. यूएस से लेकर यूरोप को वो दे रहा है. दैट इज वन एग्जांपल आई एम टेलिंग यू हाउ चाइना हैज बीन बेनिफिटिंग फ्रॉम द जियोपॉलिटिकल क्राइसिस इन द प्रेजेंट टाइम्स. एक एग्जांपल मैंने आपको दिया. दूसरा एग्जाम्पल आई वांट टू टेल यू अबाउट लेसन बाय इंडिया सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं. इट इज़ हाईली डिस्पर्स्ड, और आप देखिए इसमें कटिंग एज चिप्स जो उसमें हाई कैपिटल कॉस्ट होती हैं, 65 एनएम में 0.4 है और 5 एनएम में 5.4 कॉस्ट, 5.4 बिलियन कॉस्ट आती है. सो और सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में इक्विपमेंट, मटेरियल, फैबलेस, इंटीग्रेटेड डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे के सारे जो हैं वैल्यू चेन है. ये यूरोप में कितने हैं आप देखिए, यूएस में कितने हैं, ताइवान में कितने हैं, यूरोप में कितने हैं, चाइना में कितने हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कितने हैं. इंडिया इज नाउ गोइंग टू टेक पार्ट इन टू इट. 76,000 करोड़ का इंडिया ने अभी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम सेमीकंडक्टर के लिए दी है. फिजिकल सपोर्ट ऑफ 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट. जो चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में लगाएंगे, किसी भी टाइप की चिप का लगाएं, कटिंग एज चिप्स लगाएं, कंप्यूटर में लगाएं, कंप्यूटर में चिप यूज होंगी, चाहे हाउस होल्ड एप्लीकेशन, कार में हो, कहीं पे भी हो. सो देर इज एन इक्वल इंसेंटिव फॉर ऑल द मैन्युफैक्चरर्स. तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट इज मूविंग फॉरवर्ड विद वेरी वेरी कॉन्फिडेंस. तो सेमी कंडक्टर फैब यूनिट जो है 28 एनएम चिप्स, नैनो मिलियन चिप्स will be used. NM means I believe it's nano millions. If I'm wrong, please kindly correct it. तो डिस्प्ले के लिए यूज़ करेंगे व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स में. और ये जो है आपके बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच से लेके जा रहे हैं. तो इंडिया सिर्फ एक ऐसी कंट्री नहीं है, बाकी कंट्री भी कोशिश कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे साउथ कोरिया है, चाइना है, ताइवान है. तो ये सब ने भी इंसेंटिव्स दिए हैं टू अट्रैक्ट चिप मेकर्स, बट इट इज़ नॉट सो स्ट्रेट फॉरवर्ड एज आई टोल्ड यू. सो India is trying to integrate itself and also trying to create positive impact for our manufacturing, and which must be appreciated with a strategic point. This is what I want to say, because बाकी countries के lesson, बाकी countries के ideas हमारे उससे बिल्कुल different होंगे. वो जो है हमारे जैसे नहीं होंगे बिल्कुल. That will be different for different countries, and that is for different kind of it is going to showcase in a different way, because every country has their own have their own way of getting success. इंडिया के साथ वो साइकिल रिपीट नहीं होंगी जो यूएस के साथ हुई, या जो यूके के साथ हुई, या जो वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ हुई. हमें जो है अपना खुद का हमें अपना खुद का एक पाथ बनाना होगा, जिसके लिए द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ट्राइंग देयर बेस्ट एंड दे आर मूविंग फॉरवर्ड विद दिस डायरेक्शन. So with this idea, let me wind up. Thank you very much for giving me your time and for understanding. Do make your own points and notes and do get back to us. Welcome to Ansarkari, and also do share, like and subscribe our channel. Thank you very much. All the best.